जैन प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस का पीटी 365 जो एक सीरीज आती है, सेशन आता है, उसको हम आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। अब तक हमने 3 बड़े सेक्शन आपके साथ में डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने खासतौर पर आपके साथ में आप देखोगे इकोनॉमी, इसके अलावा इन्वायरमेंट और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमने 3 पीटी 365 कंप्लीट करा दिए हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उनको देख लेंगे। एक प्लेलिस्ट हम आपके लिए बना देंगे, उसकी वहां से चीजें आप देख लेंगे। आज की इस क्लासेस में हम आपके साथ में जो देखेंगे वो देखेंगे पीटी 365 जो होगी आर्ट एंड कल्चर पर। जी हां, आपने सही सुना। और इस ही एक क्लासेस के माध्यम से कंप्लीटली आपका आर्ट एंड कल्चर रिवीजन हो जाएगा। सर, ये क्लास क्या महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए? बिल्कुल, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन प्रति वर्ष आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली देखने के लिए मिलेंगे। तो बड़ा प्यारा सा सुंदर सा ये जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये नृत्य है। और यहां पर जो बीच में आपको एक स्टैचू दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, ये बेसिकली भगवान शिव को समर्पित है। और ये एक तरीके से तांडव करते हुए आपको प्रतीत हो रहे हैं। आपने 2023 में भारत मंडपम के बारे में देखा होगा, क्योंकि भारत ने G20 की अध्यक्षता करी थी, तो वहां पर ये सामने ही भारत मंडपम के बिल्कुल सामने यही आपको देखने के लिए मिला था। क्लियर? तो इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन बना भी था, पूछा भी गया था वनडे एग्जाम में। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कई विद्यार्थियों का कमेंट्स आता है कि सर, क्या ये जो पीटी 365 है, क्या ये केवल यूपीएससी के लिए है? नहीं, ये आप देखोगे, अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, पब्लिक स्टेट्स कमीशन में अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए भी है, और यूपीएससी के लिए भी है, और वनडे एग्जाम के लिए भी। मैं कहूं एक शब्द में, तो अगर कहीं पर भी आपसे अगर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी एग्जाम में, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम देखेंगे इस क्लासेस के माध्यम से संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें अप्रैल से नवंबर 2025 तक का आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा। और बाकी का जो बात का करंट अफेयर है, हमने क्लास चलाई हुई है, सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है करंट अफेयर की, तो वहां पे आपकी चीजें कंप्लीटली हो जाएंगी, तो आप उस सेशन को भी देखें। क्लियर? हाँ, तो चलिए सबसे पहले डाल लेते हैं नजर, और क्या क्या हम आपके साथ में इस क्लासेस के माध्यम से चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम आपको इस क्लासेस में देंगे और आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना, वीडियो को लाइक, और हाँ, जब क्लास का द एंड आपसे हो तो उसके आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारी टीम आपके फीडबैक का इंतजार करती है, और मैं स्वयं उस फीडबैक से कुछ चीज़ें सीखता हूं। और यदि कुछ और चीज़ है, आपकी डिमांड है कि सर ये भी करा सकते हो क्या, तो वो भी हम करा देंगे। इन सब के अलावा टेस्ट सीरीज की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विषय सूची। इसमें विषय सूची में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्थल, स्मारक और मंदिर, साइट्स। आप देखोगे इन सब के अलावा जो मोमेंट्स एंड टेम्पल्स के बारे में हम देखेंगे। दूसरा जो हमारा यूनिट रहेगा, मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य के बारे में देखेंगे। तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे जो आपके व्यक्तित्व के बारे में, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज रहे थे चर्चाओं में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी है, दादा भाई नौरोजी है, श्री नारायण गुरु जी हैं, है ना, भगवान बिरसा मुंडा, तो इनको देखेंगे, पटेल जी हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा यूनिट रहेगा वो रहेगा पुरस्कार, जो अवार्ड, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है,
आपका 1 से 2 क्वेश्चन अब यूपीएससी क्या करने लगा है, आपके अवार्ड से भी पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बाद हम जानेंगे आपसे 5वां जो टॉपिक रहेगा, कुछ ऐसे टाइप्स रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी 2 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जो ट्राइब्स होती है कम्युनिटी, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे मिसलेनियस, जो बाकी का बचेगा उसको सब कवर कर देंगे 6ठे यूनिट में। और देन इसके पश्चात आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके आगे हम देखेंगे जो 7 नंबर का है उसमें परिशिष्ट देखेंगे, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अपेंडिक्स इसका जो बन है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम जानेंगे। 8वें में देखेंगे अपेंडिक्स 2 में जो आप देखोगे हिस्टोरिकल ऐसे पोर्ट्स रहे हैं जो भारत के ऐतिहासिक बंदरगाह, उन पर भी क्वेश्चन बने इतिहास के पन्नों में, तो उसको भी जानेंगे। अपेंडिक्स जो 3 रहेगा उसमें हम देख लेंगे जो ट्रेडिशनल ऐसे हार्वेस्ट और न्यू ईयर फेस्टिवल जो भारत में हुए हैं उनके बारे में भी, कई बार आपने चित्रकलाओं के बारे में देखा होगा तो उसको भी हम आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लासेस के माध्यम से हम आपसे ये सारी चीजें कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे और मैं आप सभी के साथ में एक आपका थॉट एनालिटिकल करवाऊंगा और इस परीक्षा में आप अच्छे से अपने नंबर अर्जित कर सकें और आर्ट एंड कल्चर इस क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर सकें। तो मेरा टारगेट ये रहेगा और उन सभी विद्यार्थियों को जो बिगनर टू अचीव की तरफ हम चलेंगे, क्लियर? हाँ, तो ये इस अप्रोच के साथ में आपका रहेगा। इस क्लास को कर लो और अपना बेसिक एक आध बार रिवीजन कर लो और इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का गलत नहीं होगा जो भी करंट अफेयर में आता है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास को आगाज करते हैं। चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, पहला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं। पहला जो यूनिट रहेगा वो रहेगा हमारा स्थल, स्मारक और मंदिर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट में, ये बहुत बड़ा यूनिट है और इससे मोस्ट यूनिट आप कहेंगे, ये जो यूनिट है आपका मोस्ट यूनिट है। और स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पेन पेंसिल लेकर के बैठना है, कुछ चीजें नोट डाउन करते रहनी है, कुछ चीजें नोट्स में बहुत ही शॉर्ट वे में, है ना, जो आपको उचित लगे। बाकी मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बस एक बार देख लूं, चेक तो कर लूं कि आपको सारी चीजें विजिबल भी हो रही हैं कि नहीं। हाँ, थोड़ी सी चीजें एक साइड से कट रही हैं लेकिन फिर भी आप तक चीजें पहुंच रही है, तो कंप्लीटली आपको चीजें विजिबल हो तो रही है। चलिए देखते हैं, आइए फिर बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब ये ज्यादा हो गया, एक सेकेंड को, बिल्कुल सर, अब ठीक है, अब ठीक है। तो चलिए आइए फिर बढ़ते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। देखो अभी क्या हुआ था, 14th जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी भारत के चर्चाओं में रहा, और आपने देखा होगा ये जो चर्चाओं में रहे थे, ये भारत की जो मराठा रहे हैं उनके मिलिट्री लैंडस्केप ऐसे 12 किले थे, यानी मराठाओं के सैन्य किले अभी चर्चाओं में रहे थे। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही बना कि 44वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी रही, वो रही थी आपकी मराठाओं के सैन्य किले। अब ये मराठाओं के जो सैन्य किले हैं वो कहां कहां पर हैं, किस किस जगह हैं, ये आपको समझना चाहिए, इस चीज को जान लेना चाहिए। देखो आइए पहले इन किलों को देख लेते हैं। देखो ये मिलिट्री जो आपके लैंडस्केप है, जिसमें आप देखोगे साल हेर है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, खंडेरी का है, रायगढ़ का है, स्वर्ण दुर्ग का है, विजय दुर्ग है, सिद्ध दुर्ग है, पन्हाला है, प्रतापगढ़ है, राजगढ़ है, कोहलगढ़ है और सिवनेरी है। और एक है आपका जिंजी किला। ये जिंजी जो किला आपको विजिबल हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट, हाँ ओके, डिवाइस में क्योंकि चार्जिंग नहीं आ रही थी तो इसलिए। ये जो आपका जिंजी किला है, अगर हम इसकी बात कर ले, देखो आपको विजिबल हो रहा, ये जिंजी किला आपको साउथ में मिलेगा। एकमात्र ये वैसा किला है जो साउथ में, अन्यथा सारे के सारे किले कहां पर हैं, महाराष्ट्र के इर्द गिर्द आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सारे के सारे किले महाराष्ट्र में ही आपको मिलते हैं, बस एक ही है जिंजी किला जो आपका तमिलनाडु में देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये किले आपको याद रहने चाहिए। भौगोलिक विस्तार, ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अवस्थित है। तो कहां पर है, 2 ही स्टेट है, ये ध्यान में रखना,
तमिलनाडु में एक ही है बस आपका जिंजी किला, बस एक ही है आपका जिंजी किला जो तमिलनाडु में है। विविध और रणनीतिक अवस्थिति, ये सह्याद्री पर्वतमाला, कोंकण तट और दक्कन पठार के पूर्वी घाट सहित भिन्न भागों में आपको फैले हुए मिलेंगे। इसके निर्माण की बात कर ले तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में आरंभ और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक जारी रहा। ये किले मराठा साम्राज्य सामरिक सैन्य दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण और कौशल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात कर ले इनकी विशेषताएं तो आप देखोगे शिवनेरी की किला पहाड़ी आपको छत्रपति शिवाजी की जन्मभूमि रही है, तो ये चर्चाओं में है। राजगढ़ जो पहाड़ी किला है ये आप देखोगे हिंद स्वराज राजनीतिक अड्डे के रूप में फला फूला। उसके साथ साथ यहाँ पर मरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, मराठा की राजधानी थी। खासतौर पर यहाँ पर इसमें 12 किलो में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास इनको रखा था। ये 12 किले इनके पास में रहे थे। रायगढ़ आप देखोगे पहाड़ी का किला, ये भी दूसरी राजधानी रहा करती थी। रायगढ़ किले पर हिंदवी स्वराज और स्वर्ण सिंहासन की स्थापना भी की थी इन्होंने। इन सबके अलावा 1662 में शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग का पुनरुद्धार भी करवाया था। प्रमुख यहाँ पर इनके रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले विजय दुर्ग का जो किला है, ये शिवाजी ने इस किले को बीजापुर के आदिल शाह से छीना था और इसका नाम बदल के आप देखोगे विजय दुर्ग रख दिया गया। पूर्व में इसको जिब्राल्टर कहा जाता है, ध्यान रखना। पूर्व का क्या है, ये जिब्राल्टर कहा जाता है। एक जिब्राल्टर स्टेट है, आपको याद होगा, जो अफ्रीका, मोरक्को और आप देखोगे फ्रांस के बीच में अवस्थित है। कुछ इमेज बन रही है, जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सागर से जोड़ने का प्रयास करती है और दो आइलैंड को, एशिया को माफ कीजिएगा, जो यूरोप है उसको अफ्रीका से अलग करती है। खंडेरी जो द्वीपीय किला है ये 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। उद्देश्य था मरुद जंजीरा और दुर्ग के सिंधियों पर विजय रखना। और उसके बाद में सिंधुदुर्ग और द्वीप, ये सब और भी किले आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 44वां यूनेस्को साइट कौन सी रही है, तो आप कहोगे सर ये किले रहे हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर, हाँ। उसके साथ साथ अगर हम देखें, जो यहाँ की राजधानी है रायगढ़, दुर्ग है जिंजी, सतारा और पुणे है। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशवा से लेकर के दक्षिण में तंजावुर तक ये फैल चुका था। प्रशासन जो मराठाओं का रहा करता था, इसमें स्थापित करने के लिए अष्टप्रधान एक पद बनाया जाता था, मतलब कि 8 मंत्री हुआ करते थे। पेशवा इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अमात्य वित्त मंत्री, सचिव, गृह मंत्री, मंत्री जो हुआ करते थे गृह मंत्री, और सेनापति को कहते हैं कमांडर इन चीफ, सुमंत मतलब कि विदेश मंत्री, और न्याय अध्यक्ष को मुख्य न्यायाधीश, और पंडित राव को सर्वोच्च पुरोहित कहा जाता है, जो पठन पाठन इत्यादि का काम करते थे। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ राजस्व की प्राप्ति को लेकर के 2 चीजें हुआ करती थी, 2 इनके पैटर्न थे। एक वो सरदेशमुखी कहे करते थे और एक को आप वो चौथ किया करते थे। जो सरदेशमुखी हुआ करती थी ये संपूर्ण मराठा साम्राज्य का लगभग 10% कर हुआ करता था, और जो चौथ हुआ करती थी ये पड़ोसी राज्यों पर, खासतौर पर जो क्षेत्र अधिकार का हिस्सा नहीं थे उन पर 1/4 हिस्सा वो रखते थे। किला जैसे 100 है तो वहां पर 25% रखते थे। तो यहाँ पर सरदेशमुखी जो है वो अपने ही राज्यों से लेने वाला टैक्स था, और चौथ जो विजयी राज्य होते थे, दूसरे राज्य होते थे, उन पर वो स्थापित करते थे। 1761 में आते आते पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी तो अहमद शाह अब्दावली से पराजित होने के पश्चात मराठा साम्राज्य पतन दौर शुरू हो गया, और इसके पश्चात आगे चल के ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 3 अलग मराठा युद्ध करे, और उसके बाद में पूर्ण रूप से इनकी सत्ता लगभग 1817 के आसपास 18 में आते आते पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, और यहाँ पर ब्रिटेन एम्पायर की शक्ति स्थापित आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में, क्योंकि यूनेस्को ने अब ये चर्चाओं में रहा है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात कर ले, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर, हाँ। और उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के ये विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, ध्यान रखना। पहली श्रेणी होती है संस्कृति, दूसरी है प्राकृतिक, और तीसरी है आपकी मिश्रित सूची। ध्यान रखना, पहली तो प्राकृत है जो नेचुरल है, दूसरी है सांस्कृतिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और कुछ है ऐसी मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं, सॉरी, यहाँ पर सांस्कृतिक जैसे कोई भी, जैसे ये जंजीबार के किले हैं, ये जो मराठाओं के आप देखोगे किले 12 किले रहे हैं वो है।
उसी प्रकार से प्राकृतिक होता है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंतर्गत आ जाता है ना, जो 13 हो चुके अब तक, क्योंकि अभी कोल्ड डिजर्ट को भी शामिल कर लिया है। तो मिश्रित है, उसमें आप बात करते हैं जयपुर, है ना, राजस्थान की कैपिटल जो जयपुर है, उसमें मिक्सड है, मैनमेड भी है और प्रकृति भी है, तो दोनों का वहां पर मिश्रण दिखाई पड़ता है। भारत की स्थिति की बात कर ले तो भारत विश्व के मामले में आप देखोगे 6ठे स्थान पर है और एशिया में दूसरे नंबर पर रहता है। कुल भारत में 44 आप देखोगे क्या है, विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 36 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित आपको प्रतीत होता है। इनको खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका आप देखोगे कहां पर, पेरिस फ्रांस में देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में खासतौर पर हुई थी। विश्व धरोहर स्थल से जुड़े कार्यों पर ये क्या करता है, काम करता है, लोगों का आप देखोगे चयन आश्रित निर्माण करने के लिए प्रयास करता है। नामांकित स्थलों की सूची में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस, मतलब कि ICOMOS को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा किया जाता है। अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति द्वारा लिया जाता है, जो 2021 से 25 तक समिति का अध्यक्ष रहा कौन, भारत। ध्यान रखना, इस समिति का सदस्य कौन रहा है, भारत एक सदस्य है 2021 से 25 तक के बीच में। भारत का नोडल एजेंसी है वही इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कृपया इसमें परिशिष्ट आप देखोगे, मानचित्र भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मराठाओं के 12 किले थे वो किसमें रहे थे, वो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में रहे थे 12 किले, क्लियर, मराठाओं के, उसमें जंजीबार तमिलनाडु का याद में आपको रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, यूनेस्को के विश्व धरोहर जो कन्वेंशन अस्थायी सूची, जिसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन जो है, ये इसमें चर्चाओं में रहा। इसमें उन खासतौर पर कृत्यों को रखा जाता है जो प्रकृति नहीं है, मिश्रित नहीं है, बल्कि मानव के द्वारा की गई एक्टिविटीज इसके अंतर्गत होती है। जैसे मैं बात कर लूं 2000 अगर आपने 23 की परीक्षा की बात की होगी तो गर्भा से क्वेश्चन आया था, वो चर्चाओं में रहा था। वैसे ही महाकुंभ 2017 में आप देखोगे शामिल किया गया। तो इस प्रकार से लगातार समय समय पर क्या होते हैं, इसके अंतर्गत ये शामिल किए जाते हैं। तो अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत में 8 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन में अस्थायी सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, मतलब कि टेंटेटिव जो आपकी लिस्ट होती है यूनेस्को की, उसके अंतर्गत शामिल हो चुके हैं। किसी भी स्मारक या स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले उसका नाम स्थायी रूप से सूची में अनिवार्य होता है। और यूनेस्को की अस्थायी सूची में लगभग आप देखोगे 69 भारतीय स्थल अब तक शामिल हो चुके हैं। इसमें जो भारतीयों के 8 हैं वो कौन कौन से रहे, अभी जो चर्चाओं में थे उनको जरा देख लो। पहला है ना, ये आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप चीजों को जानोगे। तो पहला है आपका एरा मिट्टी डिवालू, लाल रेत के टीले हैं, ये प्राकृतिक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम्स किंग के द्वारा 1886 में पहली बार इसको दर्ज किया गया था। तटीय भू आकृति जलवायु वहां पर इसकी संरचना के रूप में, तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर। और 2016 में ये खासतौर पर आप देखोगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसको जियो हेरिटेज आप देखोगे माउंटमेंट घोषित भी कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा है जो रहा है मेघालय, यूं की गुफाएं रही हैं जो मेघालय में, ध्यान में रखना। लगभग ये गुफाएं खासतौर पर आप देखोगे विश्व के प्रथम 100 भूवैज्ञानिक रूपों के स्थलों को सूचीबद्ध करती हैं। और इसी में आपको शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलता है। कहां पर, ये वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में है। और ये कहां पर है, तिरुमाला पहाड़ियां हैं जो आपकी आंध्र प्रदेश तिरुपति में। तो ये भी चर्चाओं में रही थी। जो 8 है उनका हम नाम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आता है आपका बरकला की प्राकृतिक विरासत है, ये केरल की है, ये भी ध्यान में रखना। पचगनी और महालेश्वर दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र का है, जो पश्चिमी घाट के कोयाना वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा जाना जाता है। यहां पर देखो कोयाना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके अलावा शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश में है। सेंट मेरी द्वीप समूह भूवैज्ञानिक विरासत कर्नाटक में आपको मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नागा हिल ओफियोलाइट ये नागालैंड में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सलखान फॉलिस पार्क उत्तर प्रदेश का है, ये और भी मोस्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो सलखान जो आपकी पोलिश पार्क है उत्तर प्रदेश का है,
ये कहां पर है सर, इसको थोड़ा बताइए। तो ये कैमूर की पहाड़ियां जो विंध्यन पर्वतमाला का हिस्सा हुआ करती थी, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास ये अवस्थित है और यह विश्व के सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक रहा। जीवाश्म करीब इसमें 1.4 बिलियन, लगभग की 140 करोड़ पुराने साल का ये माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सलखान फॉलिस पार्क के बारे में, चीजों के बारे में। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए विद्यार्थी देखो, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया गया। अभी देखो ये चर्चाओं में है विद्यार्थी, तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। किसको सर? यूनेस्को की जो आपकी क्रिएटिव सिटी देखने के लिए आपको मिलती है। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी, अभी ये चर्चाओं में रहा है सर, क्रिएटिव सिटी क्या है। अभी लखनऊ को देखो, ये दूसरा भारत का आप देखोगे स्थान है, जो दूसरा शहर है जो क्रिएटिव सिटी के रूप में गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ। ध्यान रखना यूपीपीसीएस और यूपीएससी वालों, लखनऊ को शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में। क्यों? खान पान के लिए रचनात्मक शहर घोषित किया गया है इसको, और हैदराबाद पहला है, और दूसरा हैदराबाद यह सम्मान पाने वाला पहला रहा, और दूसरा लखनऊ है। तो दो शहर हैं, ध्यान में रखना। कौन कौन से हैं? एक है हैदराबाद और एक है लखनऊ। क्लियर? ये दो शहर आपको ध्यान में रखने हैं जो यूनेस्को की क्रिएटिविटी आपको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल है। अगर हम इसके इतिहास की बात कर ले तो 1755 में नवाब अशरफ उद्दौला के द्वारा अवध की राजधानी लखनऊ को बनाया गया था। अब यहाँ पर कई चीजें आपको मिली हैं। बेसिकली मैं गया था लखनऊ, तो मैंने यहाँ पर कई चीजें ये घूमा भी हूँ यहाँ पर। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर जैसे सिराज ए हिंद आपको मिलेगा, और पूरब और कोस्टल भीम भी इसको कहा जाता है, जो यहाँ पर संगीत और ललित कलाओं का एक केंद्र के रूप में भी है। यहाँ पर द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, ध्यान में रखना है, द गोल्डन ऑफ इंडिया सिटी। पाक कला भी है यहाँ पर, इसका संरक्षण आपको मिलती है। तो कई चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा आयुसियन के शहर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे जयपुर शिल्प कला इसमें आता है, शिल्प और लोक कला में श्रीनगर आ जाता है। ग्वालियर का संगीत है 2023 में, जो यूनेस्को मतलब कि NCCN में, खासतौर पर भारतीय शहर इसमें कौन कौन से हैं, UCCN में, तो उसमें ग्वालियर का संगीत है। लखनऊ की पाक कला आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मुंबई की फिल्म है, कोझिकोड का साहित्य, ये शहर अभी चर्चाओं में रहा था, आप सभी जानते हैं 2023 में। इन सब के अलावा ग्वालियर का संगीत रहा, चेन्नई का संगीत 2017, हैदराबाद का पाक कला, और वाराणसी का संगीत 2015। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में भारत का कौन सा शहर रहा है। खान पान के लिए इसको जाना जाता है, वो है आपका लखनऊ। पहला है कौन? हैदराबाद। क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पे लखनऊ में कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ शहर वगैरह जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर स्मृत हैं कुछ संपत्तियां जो देखने के लिए मिलती हैं। बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, रूबी दरवाजा है, भूल भुलैया है, बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ये चर्चाओं में रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी विद्यार्थी, 2004 में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चोल गंगम झील। देखो अभी चर्चाओं में रही है चोल गंगम झील। क्यों चर्चाओं में रही है? मैंने आपको करंट अफेयर में भी ये कराया था, जो सुबह को 9 बजे वाली हमारी क्लास होती है 9 AM पर, उसमें भी मैंने आपको कराया था। अभी तमिलनाडु सरकार ने जो आपकी गंगईकोंड चोलमपुरम है, वो लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको चोल गंगम झील में विकसित करने का फैसला किया गया है। तो इसको पुनः खासतौर पर विकसित किया जाएगा। यह घोषणा राजेंद्र प्रथम चोल के द्वारा जयंती के रूप में मनाई गई। आदि तिरुवथरई महोत्सव के दौरान इसको खासतौर पर मनाया गया। राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री अभियान गंगोई चोलपुरम मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके पूरे 1000 वर्ष हो गए हैं, और तमिल से भक्ति परंपराओं में इन्होंने 63 ऐसे न्यारो
चोल वंशीय संरक्षण की आप देखोगे संत कवियों को सम्मान भी दिया। तो ये भी चीजें आपसे पूछी जाती है। कई बार नैनार अलवार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो चोल गंगम जो झील है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो बेसिकली इस झील को अगर आप अभी की बात कर लें तो इसको पेन्नोरी झील के नाम से जाना जाता है। इसको इंसान द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी प्राचीन झीलों में से एक मानी जाती है। यह झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित की गई थी जो जल स्तंभ का काम करती है। और चोल साम्राज्य से या राजेंद्र प्रथम राजेंद्र द्वितीय से लगातार आपके क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, तो मोस्टली तो आपके लिए हो जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी की पवित्र जल इस झील में डाला था, तो इसलिए इसका नाम गंगम रख दिया गया, क्योंकि ये आए थे और गंगा में से पानी लेके गए थे जल और वहां पर इसको डाल दिया, तो इसका गंगम नाम रख दिया। इसी वजह से इसका नाम चोल गंगम रखा गया। क्लियर? हाँ। कहां पर है सर ये भी बता दो। तो ये झील आपको तमिलनाडु राज्य के अरियालूर जिले में आपको देखने के लिए मिलेगी। निर्माण इसका राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था 1014 से 1044 के बीच में। ये राजराज प्रथम के सुपुत्र थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा को जीतने वाला चोल उपाधि धारण करी थी इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने, ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस झील के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक नदी भी है जो चर्चाओं में रही थी। क्लियर? इस झील को एक नहर के द्वारा जिसको कोलीडाम नदी से जोड़ा गया है, और कोलीडाम जो है कावेरी नदी की एक सहायक नदी। तो आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे चीजों को। हाँ, तो बेसिकली ये साम्राज्य है और इसमें साम्राज्य में क्योंकि चोल पल्लवों के अधीन हुआ करते थे, उनके सामंत थे, तो 9वीं शताब्दी में विजय चोल के नेतृत्व में मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और आरंभिक चोलों का उल्लेख सर्वप्रथम अशोक के द्वितीय और 13वें शिलालेख में आपको मिलेगा। चोलों के प्रशासनिक और स्थानीय संरचना में उत्तर मेरुरु अभिलेख जो आपको मिलता है वहां पर इसकी संरचना है। और यहाँ पर चोल साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित हुआ करता था, जिन्हें मंडलम कहते हैं। जो प्रांत होते थे उनको उन्होंने मंडलम कहा। मंडलम के नीचे प्रशासनिक की इकाई आप देखोगे बलनाडु थी, नाडु थी, कुर्रम थी, और इसको कोट्टम भी कहा जाता था। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम बात कर ले कर प्रणाली में, यहाँ पर बेट्टी क्या है, बेट्टी बंधुआ मजदूर थे, और कड़मई भू राजस्व था। तो बेट्टी और कड़मई को ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? ये सब चोल एम्पायर था। इस तरीके से यहाँ पे व्यापार ये क्या करते थे, और इन क्षेत्रों में इनका खूब अच्छे से व्यापार होता था। बेसिकली जो आज का आप बंगाल की खाड़ी देखते हैं, कभी चोलों की क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, इनकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए, कुछ ऐसे चोल मंदिर हैं जो चर्चाओं में भी रहे हैं और आपसे पूछने की संभावना भी रहेगी। तो बेसिकली इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं। देखो, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर में है, द्रविड़ शैली पर है, भगवान शिव को समर्पित है, और 1010 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद अगर हम बात कर लें, उसके बाद आता है आपका गंगोई कोंड चोलपुरम मंदिर। ये भी इनके द्वारा द्रविड़ शैली में भगवान शिव को 1035 में राजेंद्र चोल के द्वारा, और ये राजा चोल प्रथम के द्वारा था। क्लियर? हाँ। वही देखें अगर हम बात कर ले, ऐरावतेश्वर मंदिर है, तंजावुर जिले के पास में है, दारासुरम में। ये द्रविड़ मंदिर रथ जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा ये भगवान शिव को समर्पित है। 12वीं शताब्दी में राजराज चोल द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आपको मिलेगा। एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली। जितने भी जो टेम्पल होते हैं साउथ में वो सब द्रविड़ शैली के ज्यादातर होते हैं, और उत्तर भारत में वो सब नागर शैली के होते हैं। जो मध्य भारत में आप देखते हो उसमें आपको द्रविड़ और नागर दोनों का मिक्स आपको मिलता है। इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में तीनों को इनको शामिल किया गया है। क्लियर? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सुर्खियों में कुछ अन्य टेंपल भी है, उनको भी देख लो भाई, कौन कौन से टेंपल हैं। बेसिकली क्या है ना, मेरी तबीयत अभी पूरी रूप से ठीक नहीं हुई है, और मैं इस क्लास को संडे में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे मैथ की क्लास करनी थी। मैथ की क्लास में क्या होता है, जीएस से ज्यादा एनर्जी लगती है ना। हालांकि जीएस में ज्यादा एनर्जी लगती है, मैथ में तो आप सोल्व करते रहोगे, लेकिन वहां पर समझाना एक टॉपिक को बार बार होता है। उसमें कहानी नहीं बता सकते, इसमें कहानी बता सकते हैं। तो कुछ अन्य है, अदर टेम्पल्स है जो चर्चाओं में रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। श्री सेलम मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर, ये चर्चाओं में रहा है बच्चे, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे है, नल्लामाला की पहाड़ियों पर अवस्थित है।
देवता की बात कर लें तो भगवान शिव को और देवी पार्वती को समर्पित है। ज्योति जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ है उनमें से दोनों के रूप में इसकी पूजनीय देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये ध्यान में आपको रखना है। उसके अलावा अगर हम देखें अन्य भी है, सिम्मल चेलम मंदिर है, ये महालक्ष्मी नरसिंह मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक हिंदू मंदिर के रूप में है। देवता यह विष्णु को समर्पित है। आधा मानव और आधा सिंह अवतार के रूप में इनको जाना गया है। विशेषता ओडिशा के चालुक्य शैली की परंपरा है और चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1098 से 99 के दौरान में एक शिलालेख में अवस्थित है। ये आपको दिख रहा है। उसके बाद है आपका खीर भवानी मंदिर। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट है। ये मंदिर खासतौर पर देवी दुर्गा को, रागन्या को समर्पित है। क्लियर? हाँ, तो ये आपको दिख रहा है, ये भी चर्चाओं में रहा था। ये महाराजा प्रताप सिंह ने 912 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। महाराजा हरि सिंह ने मंदिर का अलंकरण पूर्ण करवाया था। और षष्ठ कोणीय झरना यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर खीर नामक मिठाई पर रखा गया जो श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में जाना जाता है। तो उत्सव है खीर यहाँ का मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को खीर वो खिलवाते हैं। हाँ, बाटफो मंदिर की बात कर लें, ये आपको विजिबल हो रहा है बाटफो मंदिर। यो बौद्ध मंदिर बैंकॉक के आप देखोगे रतन कोशिन द्वीप पर अवस्थित है। कहां पर है? बैंकॉक में है आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी मंदिर रहा है, ये चर्चाओं में है। देखो अगर हम बात कर ले पिरह बिहार मंदिर, ये थाईलैंड के कंबोडिया में है। यहाँ पर खासतौर पर गंडरेग की पहाड़ियों के शिखर प्राचीन शिव मंदिर परिसर के रूप में इसको जाना जाता है। ये 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचल स्थल में भी शामिल कर लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी क्या हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में खासतौर पर कृषि के कुछ ऐसे साक्ष्य देखने के लिए मिले हैं। बोले सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। देखो एक नई रेडियो कार्बन स्टडी हुई और इसमें मेहरगढ़ की कृषि वस्तुओं की समय अवधि लगभग 8000 वर्ष पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। मतलब कि मेहरगढ़ की जो कृषि की बस्तियां हैं वो 8000 वर्ष नहीं बल्कि 5200 वर्ष पूर्व बुरादी बताई जा रही है। मेहरगढ़ की अगर हम बात कर लें तो ये कहां पर अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है और दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाण कालीन कृषि बस्ती बताई जाती है। सबसे पुरानी है पाकिस्तान के मेहरगढ़। क्लियर? हाँ। वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें जहां पर कृषि आपको देखने को मिलती है तो यहां पर उगाई जानी फसलें गेहूं, जौ और रबी की फसलें, खासतौर पर सरसों, तिल, कपास, खजूर, दलहनी, ये खरीफ की फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती थी। तो ये बेसिकली ये सभी प्रकार की यहाँ पर फसलें हुआ करती थी। क्लियर? हाँ, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उनने सिंचाई की बात कर लें, यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे गब्बरबंद नहरें, कुएं यहाँ पर मिलते हैं। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल रहा है। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत मतलब कि बोलन दर्रे के मुहाने पर अवस्थित है। यहां सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के उदय पूर्व से लगभग 30वीं शताब्दी में 700 से लगभग 7000 से 2500 ईसा पूर्व में निरंतर मानव के निवास के साक्ष्य भी मिले। विशेषताएं क्या सर यहाँ की? यहाँ पर प्रारंभिक कृषि, यहाँ पे गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। मवेशियों का पालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यह पुरानी दुनिया में कपास ज्ञात उपयोग में सबसे प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ मिट्टी की ईंटों से निर्मित संरचना और संरक्षित विशेष समाधान और मृद भांड, यहाँ तक कि तोंग जैसा इनको प्राप्त भी होता है। तो ये भी आपको क्या है प्यारे विद्यार्थी याद रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो इनको भी आपको क्या है चलिए, तो हमने देखा कि जो अभी मेहरगढ़ खासतौर पर क्या था चर्चाओं में रहा है, तो इसको अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अति महत्वपूर्ण और स्थल को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां विशाल अन्नागार, सभा भवन, नृत्यगान, कांस्य प्रतिमा,
पुरोहित राजा की प्रसिद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो यहाँ दूसरा प्रमुख नगर था जहां पर विशाल स्नानागार, गेट, बाथरूम मतलब कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। धोलावीरा जो है ये अपनी विशिष्ट जल निकासी के लिए जाना जाता है। 2022 में यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था। त्रिस्तरीय विभाजन है। लोथल यहाँ पे गोदीवाड़ा, खासतौर पर डाकियाई कार्ड यहाँ पर खोज की गई समुद्री व्यापार के संकेत, और अन्य में कालीबंगा से जुटे हुए आप देखोगे खेत के साक्ष्य, और इन सब के अलावा अग्नि वेदिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम उसके कुछ स्थलों की बात कर ले तो कुछ स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे राखीगढ़ी को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी एक स्थल के रूप में जाना जाता है। राखीगढ़ी हिसार में, हरियाणा में आपको मिल जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में। इसके कुछ स्थल हैं विद्यार्थी जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, तो ये जैसे आपको मिलेगा मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान में है। चौहुंदड़ो भी पाकिस्तान में है। सूतकांगे डोर ये सबसे पश्चिमी स्थल है पाकिस्तान में, यहां पर आपको दिख रहा है। पड़ता बेट ये गुजरात में है। देसलपुर ये भी गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है। दायमाबाद ये सबसे दक्षिण स्थल है, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में। इन सब के अलावा मांदा ये सबसे पूर्वी स्थल है, वो आपको कहां पर मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। रोपड़ पंजाब में। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, हिसार के आपको मिलेगा। तो ये स्थल है, इनको बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, ये पाया गया है कि यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है या हड़प्पा स्थल नहीं है, है ना, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गुडार्म शिलालेख। अभी देखो चर्चाओं में रहा है ये, खासतौर पर गुडार्म शिलालेख। अब यही पूछा जाएगा क्यों चर्चाओं में हुआ क्या था। गुडार्म रिजर्व फॉरेस्ट में मिले लगभग 11 ऐसे शिलालेख प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में योगदान दिया। ये ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से छठी शताब्दी के ईसा बूश में खासतौर पर आपको सातवाहन शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है कि ये सातवाहन शासकों से जुड़े हुए थे। इसकी बात कर लें तो ये इरितिपुर शिलालेख ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यह खासतौर पर सातवाहन और चुट्टू राजवंशों के बीच में गठबंधन का संकेत देता है। चुट्टू राजवंश सातवाहनों के समकालीन छोटे से राजवंश हुआ करते थे। उसके अलावा त्रिशूल और डमरू शिलालेख भी यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर? हाँ, सबसे प्रारंभिक जो धार्मिक प्रतीकों में से एक माना जा रहा है इसको। यह शिलालेख राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीकों के बीच में प्रारंभिक संबंध को दर्शाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ सातवाहन दूसरी सदी ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलते हैं। ये पुराण ये दक्कन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में स्थापित राजवंश था। ये सारी चीजें तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दोहराग्रह है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है यहां पर एक पॉइंट कि सातवाहन उन प्रांतों में प्रथम खासतौर पर भारतीय राजवंशों में शामिल थे जिन्होंने शासकों के चित्र और सिक्के जारी किए थे। धन्य कटक सातवाहन काल में प्रसिद्ध एक बौद्ध केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेता है ना इस प्रकार से कि भी ये जो चर्चाओं में रहा बताओ क्या है। उसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो आप सभी जानते हैं, बिहार में अभी इसका कुमारगुप्त के प्रथम ने इसको बनवाया था। अभी बिहार के कहां पर है, राजगीर में है, ये भी आपको पता है। ये सबसे प्राचीन एक शिक्षा का केंद्र भी है। तक्षशिला विक्रमशिला के साथ साथ इसके है। यह पहला आवास विश्वविद्यालय है, यूनेस्को के धरोहर स्थल में है। राजा हर्षवर्धन ने सातवीं और पाल वंश ने भी इसको खासतौर पर अलग अलग संरक्षण मिला था। जो विदेशी यात्री थे उसमें नालंदा में चीनी, कोरिया, जापान, तिब्बती, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के लोग यहाँ पर आया करते थे। जैसे 7वीं शताब्दी में चीनी जो विद्वान था ई किंग, जिसमें जुआन, जिसको हुएन सांग नालंदा में आए थे। तो ये सब देखने के लिए आपको मिलते हैं। लेकिन आगे चल के क्या हुआ था, 1200 के आसपास में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया गया था, आग लगा दी थी इसमें, तब से ये समापन की तरफ चल बसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, हमने अभी आपसे देखा, इसमें पहला यूनिट जो देखा हमने उसको समझा। अब बढ़ते हैं दूसरे यूनिट की तरफ और दूसरे यूनिट को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर चीजों
हाँ, तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मूर्तिकला, चित्रकला और कला के अन्य जो रूप है वो चर्चाओं में जो रहे हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले डाल लेते हैं नजर भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। अभी देखो ये चर्चाओं में रहे, भागवत गीता और नाट्य जो शास्त्र है ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और ये मोस्ट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। बोले सर ऐसी बात है? हाँ, क्योंकि अभी यूनेस्को ने भागवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल कर लिया है। कहां शामिल कर लिया गया है? वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल कर लिया है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। किसने किया है? यूनेस्को ने, दो को, भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन यही बनेगा। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है सर ये भागवत गीता और नाट्य शास्त्र जो है सम्मिलित होने के साथ अब रजिस्टर में भारत की कुल कितनी है? 13 ऐसी खासतौर पर प्रविष्टियां शामिल हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के अलावा यूनेस्को के क्षेत्रीय एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय रजिस्टर में भी बनाए रखे गए हैं। और ये सारी चीजें, इसमें जो तुलसीदास की रामचरितमानस आपको मिलेगा, हृदय श्लोक आप देखोगे, संस्कृत जो काव्य शास्त्र की 15वीं शताब्दी में पंच पांडुलिपियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। मानवाधिकार जो संयुक्त राष्ट्र सभा है 1948 पेरिस के द्वारा सार्वभौमिक घोषणा भी की गई थी। जो मेमोरी, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 3 अन्य प्रविष्टियां क्या है, जैसे बुडनपेक्स आंदोलन, पहली शिखर सम्मेलन अभिलेखागार, ये 2023 में शामिल किया गया था। अभिनव गुप्त 904 से 1015 के बीच में उसकी कीर्तियां पांडुलिपियों का संग्रह था। तेवरियाकरण और गिलगित जो पांडुलिपियां 2017 में, शांतिनाथ चित्र, इन सब के अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार 2013 में। तो इस तरीके से अलग अलग, ये ऋग्वेद को भी शामिल किया जा चुका है, ये ध्यान में रखना है 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 ध्यान में आपको रखना है, उसमें 2 कौन कौन से हैं सर? पहला आपका आ जाता है जिसमें हम कहते हैं क्या, आपका भागवत गीता, और दूसरा है नाट्य शास्त्र। तो दोनों को ध्यान में आपको रखना है। अब भागवत गीता तो आप सभी ने पढ़ी भी होगी, जो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं। इसकी रचना की बात कर लें तो आप देखोगे देव व्यास जी के द्वारा, महर्षि के द्वारा की गई थी और इसमें लगभग 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। महाभारत के भीष्म पर्व जो अध्याय नंबर 31 से लगभग 40 का एक हिस्सा है। तो मैंने तो बेसिकली ये पढ़ी है तो मुझे पता है। इसकी संरचना अगर हम बात कर ले तो द्वितीय और अथवा प्रथम ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। भगवान के खासतौर पर जो है विष्णु, भागवत गीता के प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक केंद्र भी ग्रंथ के रूप में है, जो निरंतर स्थायी रूप से अलग अलग, जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन, चारवाक सामान्य रूप से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बेसिकली यहाँ पर इसमें भागवत गीता में जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है उसके बारे में खासतौर पर वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण किस तरीके से अर्जुन के बीच संवाद को दर्शाता है और इसको किस तरीके से संजय खासतौर पर देखते हैं और वो सारी चीजों को लिखते हैं। अर्जुन के कर्म फल और आसक्ति, मतलब कि निष्काम कर्म के बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, तो ये सारी चीजें हैं कुरुक्षेत्र के युग में, है ना। हाँ, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। गीता में जीवन पथ के 3 आप देखोगे मार्ग बताएं, जैसे कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। आप चाहो तो जो भी चुन सकते हो, इसमें से तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर तीनों को चुनता हूं पर्सनली। आप किसको चुनते हो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग पे थोड़ा अभी नहीं हूं, आगे चल के पता नहीं, लेकिन मैं ज्ञान मार्ग पर बहुत ज्यादा रहता हूं और कर्म मार्ग को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। चलिए, और यदि आपने इनमें से तीनों को चुना तो आपके जीवन में एक संतुलन, एक बैलेंस बन जाएगा। भगवत गीता के बारे में अन्य प्रमुख है, जैसे गीता में भक्ति की महत्ता बताई गई है। असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव की शिक्षाओं ये भगवत गीता से प्रेरित यहाँ पर है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो नाट्य शास्त्र है, अगर हम बात कर ले, नाट्य विज्ञान है, ये पंचम वेद, 5वां वेद है। ये खासतौर पर जो इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी 2री शताब्दी के आसपास। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि सर कैसे की गई है। इसका सार आपको मिलेगा जो आपके गर्धव वेद है वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? हाँ, तो ये भी निष्पादन, फल का उदय और नाट्य जो आपका शास्त्र की उत्पत्ति कथा के रूप में जाता है। भारत में वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण और सबसे पहला उपग्रंथ भी यहीं पर आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सुर्खियों में रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कश्मीरी पश्मीना शॉल बेसिकली चर्चाओं में रहता है, तो एक नजर इसको डाल लो।
कि ये क्यों चर्चाओं में, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। इसको जीआई टैग भी खासतौर पर मिला है और कहाँ पर होता है, कश्मीर की पश्मीना जो घाटी है वहां पर होता है। और ये चांग थांगी बकरी के जो मुलायम ऊन से बनती है, क्लियर, एक बकरी है पश्मीना, ये भारत के लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पाई जाती है, क्लियर। हाँ, तो ये पश्मीना शोल है जो एक ट्रेडिशनल है। इसके अलावा आप देखोगे बद्री वेयर फूलनदान है, इसमें फूल आप रख सकते हैं। ये बीदर कर्नाटक का जीआई टैग इसको मिला है। इसको फूले दानों का मतलब कि एक आधार जस्ते या फिर तांबे की मिश्रित धातु से बनाया जाता है, काले रंग की पॉलिश होती है। चांदी की महीन नक्काशी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है जो इस पे की जाती है, क्लियर। हाँ, तो इसको इमारतों में डिजाइन किया जाता है और रखा जाता है एकदम सजावटी के रूप में। इसके अलावा चांदनी जो आपको चांदी का एक नक्काशी वाला पर्स है, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। उड़ीसा का यह पर्स अपनी नक्काशी कलाकृतियों के लिए खासतौर पर जाना जाता है, इसको जीआई टैग भी मिला है, क्लियर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है आपका लघु अबाडी हाथी, ये आपको दिख रहा है लघु अबाडी जो हाथी है, ये देख लीजिएगा एक बार इसको भी। यहाँ यह है पश्चिम बंगाल का है, कहाँ का है आपका लघु अबाडी जो हाथी है पश्चिम बंगाल का है और पॉलिश किए गए कृत्रिम हाथी के दांत से बना होता है ये। हाँ, आर्टिफिशियल जो आपके टीथ हैं, इसको भी जीआई टैग खासतौर पर प्रदान नहीं किया गया है, क्लियर। अभी इसको जीआई टैग नहीं मिला है। उसके अलावा अगर आप देखोगे एक और बड़ा सुंदर और प्यारा सा चित्र आपको मिल रहा है जिसको हम कहते हैं डोकरा। डोकरा इसको कला कहा जाता है, डोकरा कला। ये जो डोकरा कला है बेसिकली ये डोकरा मतलब कि डोकरा की कला लुप्त मोम की विधि से और ढलाई धातु शिल्पों के द्वारा प्राचीन विधि है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई मानी जाती है। ढोकरा एक डामर जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। एक डामर जनजाति होती है जो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के गढ़वा और गोंड ध्रुवा जनजातियों में आपको मिलेगा। इसको अलग अलग जीआई टैग मिला है, 2008 में भी इसको जीआई टैग मिल चुका है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा सोहरई किला, ये जो सोहरई कला है, ये सोहरई कला ये बेसिकली पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है अब तक। सोहरई कला ये झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है और यहाँ पर साधन, उराव, मुंडा, संताल जनजातियों सहित अन्य कई ऐसे सामुदायिक रूप से मनाया जाता है। सोहरई जो आपका खोबर चित्रकला है इसको 2020 में जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। पट्ट चित्रकला बेसिकली है ये उड़ीसा की एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित एक तरीके से स्पाट पेंटिंग होती है, क्लियर। हाँ, तो इसको भी 2008 में जीआई टैग मिला था। ये भगवान श्री कृष्ण को खास तौर पर दिखाया गया है। पटुआ कला है, एक पटुआ कला जैसे पट्ट चित्रकला है वैसे ही पटुआ है। ये पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक लोक चित्रकला के रूप में इसको जाना जाता है। पट्ट मतलब कि यह पट्टे के नाम से भी जाना जाता है और बेसिकली क्या है इसको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व पर। अब देखो पढ़ने के लिए तो कई ऐसे व्यक्तित्व इसमें हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं उस पर मेरा फोकस रहेगा और मैं आपको हिंट्स करता चलूंगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां से भी चीजों को कवर कर लोगे, क्लियर। हाँ, चलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये चर्चाओं में रहे। क्यों सर जाने जाते हैं तुलसीदास जी को, आप सभी जानते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में मोर का पंख है और कुछ आपको लिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसे हाल ही में चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या है 500वीं एक जयंती मनाई गई। इनका जन्म आप देखोगे ये सब एक तरीके से वर्ष विदित है, माना जाता है कि 1497 से 1532 ईस्वी के आसपास में हुआ था और उत्तर प्रदेश में, क्लियर। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। योगदान क्या है सर इसका, इनका जो योगदान है क्या है, देखो वाराणसी के गंगा तट के 80 घाट पर अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस ग्रंथ की रचना इन्होंने ही की है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, क्लियर। हाँ, तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियाटिक आप देखोगे रामचरितमानस को ऑलरेडी दर्ज किया गया है। ये ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली की रचना भी की। गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे, हनुमान चालीसा आदि की इन्होंने रचना की थी। तो ये बेसिकली कई जगह इन्होंने खासतौर पर किया। जगत गुरु रामचंद्रा जो रामानंदाचार्य की परंपरा रामानंदी संप्रदाय के सुधार के दार्शनिक के रूप में जाने गए हैं। भक्ति में इन्होंने खासतौर पर काम किया। सदगुण भक्ति परंपरा, एक वैष्णव संत हिंदू कवि थे, भगवान राम के प्रसिद्ध इन्होंने अपनी भक्ति को प्रसिद्ध किया, उनके प्रति आस्था रखी, वो सारी चीजें हैं। अब इनसे जुड़े हुए जीवनकालीन कुछ समकालीन चीजें रही हैं तो उनको भी जरा देख लो। एक चित्र में आपको विजिबल हो रहा है तो ये, हाँ
बाकी की तो बहुत सारी चीजें मोस्टली हमें जाननी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मियां मीर, ये आपको दिख रहा है, गुरु नानक, शेख अहमद जो आपके और भी हैं, शेख अब्दुल, सम्राट अकबर, सूरदास, मीराबाई, तुकाराम, संत एकनाथ, पुरंदरदास, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, तो ये भी इनको ध्यान में आपको रखना है। अकबर को भी भक्ति के रूप में, ये समकालीन है जो उस समय के थे इनके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दादा भाई नौरोजी हैं, ये चर्चाओं में क्यों हैं? अभी इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है, तो इनको हम हिस्ट्री में देखेंगे। कहां पर देखेंगे? हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे, और मोस्टली है ये दादा भाई नौरोजी। क्लियर? हाँ, तो इनको हम वहां पर देखेंगे, यहां पे नहीं देख रहे हैं इनके बारे में। श्री नारायण गुरु ये भी चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, आप देखोगे शताब्दी समारोह का उद्घाटन हुआ है जो केरल में, ये ध्यान में रखना, राष्ट्रपति जी के माध्यम से केरल में, क्योंकि 1856 से 1928 के आसपास थे, और बेसिकली ये तिरुवनंतपुरम केरल के आसपास में है, क्योंकि इन्होंने एझावा समुदाय से संबंधित हैं, और केरल में जाति आधारित समाज, पिछड़े वर्गों के खासतौर पर इन्होंने काम किया था। ये संत, दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक और जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले हैं। खासतौर पर ये अपने अनुयायियों के साथ गुरुदेव के नाम से इनको जाने जाते हैं। तो ध्यान में रखना कि इनके बारे में, श्री नारायण गुरु जी के बारे में। इनका एक स्लोगन है जहां से क्वेश्चन लगातार मल्टीपल टाइम आपसे पूछे गए हैं, तो वो स्लोगन क्या है सर, उसको भी थोड़ा सा बताइए। एक सेकंड रुको। हाँ, हम अभी चलिए देखो, क्योंकि इनका एक स्लोगन है जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। बोले सर कौन सा स्लोगन है, थोड़ा बताइए। देखो, इनके अगर स्लोगन की बात कर ले तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, जैसे एक धर्म एक जाति पर ये बहुत ज्यादा फोकस दिया, क्योंकि आत्मसिद्धि और सादगी, सार्वभौमिक प्रेम पर बल, मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के सिद्धांत का समर्थन इन्होंने किया था। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो स्लोगन है वो पूछा जाता है। क्लियर? हाँ, चलिए। ईश्वर की सृष्टि सभी मनुष्य के लिए समान का सिद्धांत पर आधारित है, जिसको ओम सहोदय सर्वत्र ये कहते हैं। और एक आश्रम है अलुवा में, एक अद्वैत आश्रम इनका है जो बनाया गया है, और कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। एझावा समुदाय से जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, केरल का है। बाइकोम जो सत्याग्रह हुआ था, आपका सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी जी भी 1924-25 में इसका समर्थन किया था इन्होंने, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। भगवान बिरसा मुंडा ये चर्चाओं में रहे हैं, इनको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि इनकी अभी 150वीं जयंती मनाई गई है, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, आप ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, इन्होंने खूंटी, चलिए बता ही देते हैं इनके बारे में। तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम करते रहे हैं, और छोटे नागपुर के पठार वर्तमान मुंडा जनजाति से संबंधित थे। एकेश्वरवाद में विश्वास, ब्रह्मिति इनको कहा जाता है। क्लियर? हाँ, ये धरती आबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, इनके नाम पर ही खासतौर पर आप देखोगे इनको भगवान की उपाधि, धरती आबा, धरती के पिता की उपाधि है। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना, प्रतिवर्ष। रांची में इनका खासतौर पर जेल में हैजा के कारण इनका निधन हो गया था 1900 में। और यूपीएससी ने खासतौर पर क्या पे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपका अलगुलान जो विद्रोह है ये कब हुआ था और किससे संबंधित था? तो 1899 में ये विद्रोह था जो इनके द्वारा चलाया गया था। ब्रिटिश राजा के खिलाफ नारा दिया था, अबुआ राज सेतेर राजना
महारानी राज टूडू जाना, मतलब कि रानी का शासन समाप्त हो और हमारा शासन स्थापित हो। तो ये थे बिरसा मुंडा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आपसे क्वेश्चन है जैसे मुंडा विद्रोह, ये आपसे पूछा जा सकता है ना, तो किसके विपरीत हुआ था? ये स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के जो भूजोत को लेकर के कुटंक व्यवस्था के विपरीत ये हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, दीको लोगों के जमींदारों के विपरीत ये देखने के लिए आपको मिला था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भी चर्चाओं में रहे हैं और अभी क्या हुआ है, इनकी 150वीं जयंती बनाई गई है और 2014 में इसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वो क्या था आप देखोगे, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? हाँ, और इन्होंने खासतौर पर अपना पूरा जीवन देश की सेवा में ही लगाया। इनके द्वारा जो खासतौर पर किए गए कानून है, जैसे अगर हम देखें इनका दायित्व, 1917 में अहमदाबाद नगर निगम स्वच्छता आयुक्त में ये चुने गए थे और नवनिर्वाचित गुजराती प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1924 में अहमदाबाद नगर बोर्ड के अध्यक्ष चुने। 31 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, ध्यान में रखना। हाँ, मौलिक अधिकारों की बात, खासतौर पर नीति से संबंधित बात इन्होंने ही उठाई थी। इसके साथ साथ इन्होंने काम किया था संविधान सभा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट बॉम्बे संविधान सभा में ये चुने गए थे। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। क्लियर? ये भी ध्यान में रखना। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजाति, अवर्जित जो क्षेत्र थे उनके सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। सरकार में अंतरिम सरकार के गृह और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में काम करते रहे और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी थी। वर्ष 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार पटेल जी की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को इस पहल को एक भारत और श्रेष्ठ भारत को खासतौर पर साकार करने का प्रयास हुआ। इनके एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, जो खासतौर पर 2018 में गुजरात के केवड़िया में इसका उद्घाटन हुआ और काफी ऊंची आपने देखी होगी, 182 फीट के आसपास की वो ऊंची है। इनका योगदान रहा, हालांकि इतिहास के पन्नों में हम देख लेते, लेकिन अब जान रहे हो तो पूरा ही जान लो। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, जो खासतौर पर खेड़ा के महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी 1918 में। क्लियर? अकाल पड़ने के कारण ये 3 कटिया जो चल रहे कानून थे उनके विरोध में। असहयोग आंदोलन 1919 और 20 में खासतौर पर इन्होंने शंकरलाल वेंकर और उमर सोबानी, सरोजनी नायडू और इत्यादि पर ये एक तरीके से आप देखोगे सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। बारदोली सत्याग्रह किया था, वहीं पर किसानों के भू जो अधिकारों का नेतृत्व इन्होंने किया था और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। और भी कई सारी चीजें इनकी रही हैं। 560 जो अधिक देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करने में, भारत को टुकड़ों से बंटने में, रोकने में जो काम रहा इनका ही रहा। इन सब के अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने में भारत की स्टील फ्रेम कहा जाता है, ध्यान रखना। भारत का स्टील फ्रेम की कल्पना भी किसने की थी? इन्होंने ही की थी। सत्यनिष्ठ ईमानदारी पर काम करने वाला एक सेवा भागीदारी माना जाता है आईएएस अधिकारी, जो आप देखते हो इनकी ही देन है। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय जूनागढ़ 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। कश्मीर 1947 में पाकिस्तान के विरुद्ध जब आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेविल विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। हैदराबाद सरदार पटेल के मार्गदर्शन में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में, तब शामिल किया गया। सहकारी आंदोलन में गुजरात के सहकारी आंदोलन का नेतृत्व किया और केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। कौन थे सर? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सर चेतुर शंकर नारायण, अभी क्या हुआ है, ये हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के प्रसिद्ध वकील और न्यायाधीश राजनीतिज्ञ रहे चेतुर शंकर नायर को याद किया और उन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके बारे में आइए जान लेते हैं। हाँ, तो केरल में इनका जन्म हुआ था, उनसे कोई इतना लेना देना नहीं है कहां पर था जन्म या वगैरह। तो बेसिकली 1897 में अमरावती अधिवेशन में राष्ट्रीय आप देखोगे कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे चेतुर शंकर नारायण, ये आपको दिख रहा है। बाकी सब विधान परिषद के सदस्य है, ये वहां पर इन्होंने सारी चीजें की थी। क्लियर? हाँ, 1928 में साइमन कमीशन के सहयोग हेतु गठित भारतीय केंद्र समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। क्लियर? तो ये सारी चीजें, सम्मान भी इनको मिले हैं, कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर का सम्मान मिला, नाइटहुड की उपाधि 1912 में इनको मिली है। तो कई सारी चीजें इनकी रही हैं, इनको याद किया गया है और कुछ नहीं।
साहित्य में योगदान अगर हम देखें तो 1919 में जब भारतीय संविधान अभिलेखामेंट्स ऑफ गिड्स में इनकी और गांधी एंड अनौर की 1922 में इनकी रही थी। मद्रास रिव्यू, मद्रास लॉ जर्नल आदि, और इनकी मृत्यु 1934 में आते आते हो गई थी। तो इतना बड़ा कोई इनका ज्यादा कुछ नहीं रहा है। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाकी सारी चीजें मैं इतिहास के पन्नों में आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें क्लियर। यहां पर हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे। कुछ अवार्ड हैं जो चर्चाओं में रहे। देखो अभी नोबेल पुरस्कार रहे हैं, थोड़ा सा बता दें, जैसे नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसका स्वीडन और स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशन किया गया, अल्फ्रेड नोबल के तहत 1895 में इसको वरीयता दी गई है। और ये श्रेणी अगर हम बात कर ले कहाँ कहाँ मिलता है, भौतिकी में, रसायन में, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा और शांति में, ये सब आप जानते हैं। ये जो दिया जाता है इनमें दिया जाता है, और अलग अलग इनको देती है अलग अलग संस्थान। विजेता प्राप्त की बात कर ले, एकल नोबल पदक है, नोबल डिप्लोमा एक अनूठी आप देखोगे, और 10 मिलियन स्वीडन क्रोनों की नगद राशि भी आपको मिलती है। अब नोबेल जो आपका शांति पुरस्कार है ये किसको मिला, बस ये ध्यान में आपको रखना है। शांति पुरस्कार जो ग्लोबल पीस आपका जो रहा है, ठीक है, 2025 का, तो ये मिला है मारिया कोरिया मचांडो, और ये वेनेजुएला के तानाशाही लोकतंत्र की ओर से न्याय संगत शांतिपूर्ण बदलाव हेतु संघर्ष में दिया गया। तो किसको दिया गया है, मारिया कोरिना मचांडो को मिला है। क्लियर। हाँ, और अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक अमेरिकी राष्ट्रपति को देने पर सहमति जताई है। तो इन्होंने किसको दिया है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को दे दिया गया है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। और इसमें कुछ ऐसा, भारत में किसको मिला था, अगर आप देखोगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं, मदर टेरेसा को मिला था और कैलाश सत्यार्थी को मिला था। 2004 में कैलाश सत्यार्थी ने विश्व स्तर पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, किसको लेकर के, कार्य को लेकर के, उसके साथ साथ कार्य को लेकर के और बच्चों की स्थिति को लेकर के। क्लियर। हाँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2025 का, इसको भी देख लो। ये मिला है हंगेरियन लेखक लाजलो क्राइंजोहारेई को दिया गया है। क्लियर। जो 1954 में इनका जन्म हुआ था, रोमानिया की सीमा पर हंगरी के युगाल में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ, तो किसको मिला है, हंगेरियन लेखक लासजुलो क्रास्नहोरकाई को मिला है। कुछ पद्म पुरस्कार हैं, अब ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार 1924 वगैरह वगैरह में, ये 54 में, फिर 78 में, 79 में, 93, 97 के दौरान रुकावटों के बाद पुनः स्वतंत्र हुआ, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये दिए जाते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसी में आपके 3 श्रेणी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब है सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मेजर ध्यानचंद, ये आपको ध्यान में रखना है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। चिराग रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साध्वी कसाई, राज और रंकी रेड्डी इनको मिला है। बस बैडमिंटन से जुड़ी हैं, 2023 में इन्होंने काम किया था। बाकी आगे बढ़ो। मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी इतना नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, देखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, आप इसको ना पढ़ें। आप चाहें तो देख सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण ये है नहीं वैसे, क्योंकि 2023 का है। आप कोई 25-26 में नहीं पूछा जाएगा, इतना पुराना भी नहीं जाता है यूपीएससी। क्लियर। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसे, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं आराम से, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये पूछा जाता है बेसिकली मैं कहूं तो। अभी बानू मुस्ताका को कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित मिला, और 2005 में इसको खासतौर पर बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। वार्षिक साहित्य पुरस्कार है, और यह किसी एक पुस्तक के लिए अंग्रेजी में अनुवाद हो या यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। उद्देश्य है गैर अंग्रेजी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कथा साहित्य को अधिकाधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। यह अंग्रेजी भाषा पाठकों के बीच में वैश्विक कल्पित कथा, एक तरीके से फंक्शन साहित्य को बढ़ावा देता है, और श्रेणियां उपन्यास या लघु कथा या संग्रह भी हो सकती है। तो किसको मिला है, बानू मुस्तकाक को कन्नड़ के लघु कहानी हॉट लैब के रूप में मिला है। क्या, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं।
कई बार आपसे पूछा जा सकता है ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? तो 2025 की घोषणा हो गई है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक योगदान सर्वोच्च को ऊपर में है और 4 श्रेणियों में आता है, जैसे विज्ञान रत्न के रूप में। मैं आपको बता देता हूं, ये 4 में आता है श्रेणियों में। ये है इसकी 4 श्रेणियां। मैंने आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन कराया था, इस पे विज्ञान रत्न होता है जो आजीवन उपलब्धि योगदान के लिए, विज्ञान श्री है विशिष्ट योगदान के लिए, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ये युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के लिए ताकि वो आगे काम कर सकें, और विज्ञान टीम ये असाधारण टीम वर्क के लिए। क्लियर? हाँ। प्रो जय विष्णु नालियार भौतिकी में मरणोपरांत आप देखोगे विज्ञान पुरस्कार से रत्न से सम्मानित इनको किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी चर्चाओं में रहा है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल वाचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। क्लियर? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुनरुत्थान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इसको दिया जाता है। राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म की किसी भेदभाव के बिना किसी व्यक्ति, कथा और निम्नलिखित उद्देश्यों में से किए गए रूप में नस्लीय समानता को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच में सद्भावना सामंजस्य को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार थे बेसिकली, जो आपसे कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आइए कुछ जान लेते हैं जो ऐसी ट्राइब्स हैं जो, देखो हुआ था क्या है, यूपीएससी आपकी जनजातियों से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए जरा देख लेते हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो चर्चाओं में रही हैं। देखो, जैसे एक ट्राइब्स है आपकी हट्टी, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश और आपकी उत्तराखंड में मिलेगी। मोरन जनजाति जो है ये असम में है, असोम। कोच राजभांगी समुदाय ये असम और पश्चिम बंगाल में है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो आपकी सिद्धि है ये गुजरात, कन्नड़, महाराष्ट्र में आपको मिलेगी सिद्धि। इन सब के अलावा हो जनजाति झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आपको मिलती है। और उसके अलावा जेनु रुकबा जनजाति जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में आपको मिल जाती है। जेनु रुकबा। सेंटिनली जो आपकी सेंटिनलीज जनजाति है अंडमान निकोबार में आपको मिल जाती है। सैम्पेन भी इधर ही आपको मिल जाएगी। क्लियर? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जनजाति हैं बेसिकली, अब इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना, केवल यही आपको कि कहां पर आपकी मिलती हैं, तो उससे आपकी चीजें बेसिकली देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आइए अब यहां पर देखो, कुछ महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेते हुए, उसको भी हम थोड़ा सा आपसे परिचर्चा करते हैं कि सर इसमें कौन सा अति महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है, या फिर मैं कहूं कि आपसे वो क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है। तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, देखते हैं। अब आप कह रहोगे सर आप कहाँ चले जाते हो। बेसिकली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मुझे बीच बीच में थोड़ी खांसी आ जाती है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बीच में थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, ताकि आपको खांसी या किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए मेरा ये फोकस रहता है ना। चलो तो एक बार मैं अपना आई से ऐनक ले लेता हूँ, फिर चीजें करेंगे। अन्यथा आपको पता है मैं 4-5 घंटे तो यूं ही पढ़ा देता हूँ। चलो मिसलेनियस की तरफ बढ़ते हैं। मिसलेनियस देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो, जैसे सबसे पहला आता है आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो भैया महत्वपूर्ण है ये मोस्ट है।
प्रधानमंत्री जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 220 जयंती पर आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ज्ञान ज्योति महोत्सव के हिस्से में इंटरनेशनल आर्य समिट 2025 को संबोधित किया। स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। उद्देश्य था हिंदू धर्म धार्मिक सामाजिक सुधार में लाना और दृढ़ विश्वास की सुधार, वैदिक क्रम और पुनरुत्थान के समर्पित। यहाँ पर 10 मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कब 150 भी है और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर हैं पूर्ण रूप से आर्य समाज के मूलभूत सिद्धांत। ईश्वर सभी वास्तविक ज्ञान और मूल आप देखोगे स्रोत है। ईश्वर सच्चिदानंद और आप देखोगे स्वरूप सत्य ज्ञान और आनंद को। वेद में इन सब के अलावा आर्यों को सदैव सत्य को ग्रहण करना, सभी कार्य धर्म के अनुसार किए जाए और समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपहार होना, अर्थात शारीरिक सामाजिक और आत्म उन्नति करना। प्रेम सभी के साथ में धर्म और गुणों का स्वर करना है, अज्ञानता का नाश करना और विधा ज्ञान का प्रसार करना। किसी को भी केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। सामाजिक संविधारिता के नियम का पालन करो। सब परतंत्र मतलब की बाध्य हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए स्वतंत्र है। तो ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने कही हैं। योगदान क्या रहा है, शुद्धिकरण की बात इन्होंने की है और क्या ही योगदान रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाना, केवल हिंदी भाषा खादी को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय आंदोलन में आगे लेकर के आना, ये सारी चीजें इनकी रही है और तो कुछ ऐसा नहीं रहा है। क्लियर। हाँ, कुछ इनके प्रचार को लेकर के जैसे आर्य समाज ने आर्य दर्पण, आर्य समाचार, भारत दूरदशा प्रवर्तक, देश हितैषी जैसे समाचार पत्रिकाएं भी रही हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। देखो, मूल नाम तो इनका शंकर देव कहे जाते हैं। गुजरात के काठियावाड़ मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, अमेर के राजपूताना में। और इन्हें हिंदू धर्म के सभी बुराइयों को मुक्त करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। स्वराज शब्द 1875 में सबसे पहले इन्होंने ही उपयोग किया था। वेदों में विश्वास इनका नारा था, वेदों की ओर लेटो। बैक टू वेदास पे खासतौर पर ये विचारधारा पर आधारित थे। सामाजिक सुधार, इन सब के अलावा कई चीजों पर बात करते थे। पाखंडी जो आपको पताका फहराई इन्होंने थी हरिद्वार में कुंभ के मेले में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिला अधिकारों की बात इन्होंने कही थी और 16 वर्ष और यहाँ तक कि 25 वर्ष आयु से पहले नहीं होना चाहिए, इसमें खासतौर पर इन्होंने विभाग को भी इस बात का मुद्दा उठाया था। सत्यार्थ का प्रकाश इनकी खासतौर पर एक कीर्ति रही है, ये ध्यान में आपको रखना है। और एक परम ईश्वर की पूजा का इन्होंने समर्थन किया। गो संरक्षण पर अनिवार्य रूप से इन्होंने गोरख रुक्मणी एक निधि बनाई थी और पंजाब में पहली गोरक्षणी सभा 1882 में थी। हिंदी भाषा के प्रसार को इन्होंने खासतौर पर, और मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद इन्होंने माना था कि देव जो आपकी नागरी लिपि है वो हिंदी भारत की एकता की भाषा है, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही लिखा था। तो ये भी आपको क्या है विद्यार्थी ध्यान में रखना है। किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं ताकि, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज्यादा लेखा जोखा कर दिया है, तो ये क्लास स्मूथली चलती रहे। जितनी भी लंबी क्लास होगी आपका ये कंप्लीट तो कराई देंगे इसमें। क्लियर? हाँ, सारी चीजें स्पष्ट हो रही है कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं, 1 से 2 बार देख लेना सेशन, आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। काकोरी जो ट्रेन आपका रहा है, इसको अभी पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि 2025 में इसको शताब्दी मनाई गई है। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी नामक गांव के आसपास में इस ट्रेन को लूटा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी उन्हें अंजाम दिया था। ब्रिटिश भारतीय रेलवे का संग्रह किया गया धन लूटना था। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। तो ध्यान में रखना इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र सिल्हाड़ी थे।
चंद्रशेखर आजाद ने 1931 में इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में अपनी मृत्यु कर दी थी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर इन्होंने एक इस्तेहार, मैं इसमें गया था चंद्रशेखर जो आजाद पार्क है, बेसिकली इनका एक अपना स्लोगन था कि मैं कभी भी अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। तो अपने ही स्वहित में स्वदेश की इन्होंने गोली खाई थी, मतलब कि स्वयं को अपने आप शूट कर लिया था। ये पिस्टल रखते थे अपने पास में। हाँ, मृत्युदंड रामप्रसाद बिस्मिल को मिला था, अशफुल्ला खान को, राजेंद्र लिहाड़ी को, ठाकुर रोशन को, काकोरी जो आपका षड्यंत्र केस था इसमें 1925 में इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर ले, रामप्रसाद बिस्मिल और संजय दास सन्याल, जोगेंद्र जो आपके जोगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में क्रांतिकारी एक संगठन बनाया था, जो आगे चल के खासतौर पर आप देखोगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में तब्दील हो चुका था। और इसकी स्थापना खासतौर पर प्रोफेसर कोटला में हुई थी और 1980 में 1928 में हुई थी। और विचारधारा झुकाव इस पर समाजवाद और मार्क्सवाद की ओर था, क्योंकि इसमें युवा शक्ति आ चुकी थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, थापर और राजगुरु जैसे यहाँ पर क्रांतिकारी थे। और आगे चल के ये भी खासतौर पर इनको फांसी की सजा दे दी गई थी और ये भी समाजवादी सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे थे। तो 100 वर्ष हो रहे हैं भैया, ध्यान में रखना। हाँ, किसके सर? 100 वर्ष हो रहे हैं आपके काकोरी हत्या कांड के। उसके बाद है आत्मसम्मान आंदोलन, इसके भी 100 वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, कब हुआ था ये आत्मसम्मान आंदोलन? तो इसकी अवधारणा 1925 में ईवी स्वामी नायकर के द्वारा, पेरियार नायकर कहा जाता है समतावादी समाज के रूप में। एकदम की पॉइंट बता देता हूं, क्यों आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने बेसिकली आप देखोगे जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया था, तार्किक सोच को बढ़ावा और ब्रह्मवादी परंपराओं पर चोट किया था। क्लियर? हाँ, तो ध्यान में आपको रखना है। इन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। विवरण है इनका पेरियार के, इसे खासतौर पर अरिबू विदुलई इक्कम या बौद्धिक व्यक्ति के आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये है बाइकोम सत्याग्रह भी इनका खासतौर पर उसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने लिया था, सहयोग किया इन्होंने सबका। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बाइकोम, बिरन और पेरियार जिनका महान व्यक्तित्व ये है आपके। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ और जाति आधारित आंदोलन है उनको भी देख लो, जैसे सत्य सोच समाज है ज्योतिबा फुले जी के द्वारा 1873 में, बहिष्कार हितकर्णी सभा 1924 में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 में, ये गांधी जी के द्वारा इसको बनाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइकोम सत्याग्रह के भी 100 वर्ष हो चुके हैं पूरे, ये ध्यान में रखना। क्यों सर? क्योंकि ये खासतौर पर आप देखोगे 30 नवंबर 1925 को था, तो 2025 में इसके भी बाइकोम सत्याग्रह के हो रहे हैं कितने? 100 वर्ष। आओ जरा इसको भी देख लो। केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिवाद भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन था। किसके बीच में था? ये ध्यान में रखना, आपको पूछा जा सकता है। तो त्रावणकोर में था एक तरीके से भेदभाव जातिगत के बीच। निम्न जाति और खासतौर पर बाइकोम के शिव मंदिर में प्रवेश को लेकर के ये सड़कों पर आ गए थे लोग, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें चली थी, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस इतना सा ध्यान में रखो, बाइकोम सत्याग्रह, ये सारी चीजें, क्योंकि इसका उद्देश्य था अछूतों के लिए मंदिरों में सड़कों पर खोलने हेतु सत्याग्रह के रूप में इसको बाइकोम को चुन लिया गया था और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कि कुछ स्वर्ण जातियां क्या करती थी, जो अछूत थे, निम्न जाति जिनको कहते हैं समाज में, तो बेसिकली होता कोई नहीं है निम्न जाति, ये समाज का एक वर्गीकरण कर दिया गया है, जो बकवास की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे भी इन बातों को मानते हैं और सभ्य समाज में आप रहने का प्रयास करते हैं, तो आपको पे लांछन है और आपकी शिक्षा दीक्षा पर लांछन है। कि कोई भी अगर मान लीजिए आप एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और यदि आज भी आपके अंदर पढ़ लिख करके भी वो कटुता आपके मस्तिष्क में बैठी हुई है कि मैं उसके घर नहीं जा सकता, उसके घर नहीं खा सकता या वो नहीं कर सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया अब चांद पे पहुंच रही है बलक। हाँ, अब यहां पर जिंदगी नहीं है, तो ध्यान में रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ, अब देखो ये संथाल विद्रोह है, तो मैं इसको खासतौर पर वहां पे बताऊंगा आपको हिस्ट्री वाले में, तो यहां पर नहीं हम बात कर रहे हैं संथाल पे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तुर्कियों में कुछ ऐसे उत्सव हैं जो कई बार पूछे जा सकते हैं, जैसे देखो अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया होगा, तो पुष्कर जो कहाँ क्या उत्तराखंड का है। छठ महापर्व है, ये कहाँ कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में।
बेहदीन खलम महोत्सव है मेघालय का। अबू बाची मेला है असम का। ये बेसिकली ऐसी याद करनी पड़ेंगे आपको, एक बार और देख लेना। इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। त्रिशूरपुरम महोत्सव है केरल का। सरस्वती पुष्कर जो आपका, और बथुम कम्मा महोत्सव है तेलंगाना का। नौखाई महोत्सव भगवान जगन्नाथ यात्रा उत्सव उड़ीसा में है। सहुल महोत्सव झारखंड में। सिरुई जो आपकी सिली महोत्सव है वो मणिपुर का है। चलो आगे देखते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये खेल है, कुछ राष्ट्रीय जैसे खेल है, ये आपसे शायद अब देखो क्या पूछ सकता है, इस पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कॉमनवेल्थ खेल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। भारत क्या करेगा? भारतीय ओलंपिक संघ ने मंजूरी के बाद में खासतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 के जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भारत को बोली में मंजूरी दे दी गई है। और अब ये अहमदाबाद में खासतौर पर होगा। तो कहां पर होंगे? जो ओलंपिक होंगे, कॉमनवेल्थ जो गेम्स होंगे 2030 में, वो आपके अहमदाबाद में होंगे, गुजरात में, और कहीं नहीं होंगे, केवल वहीं पे होंगे। इसमें एक बहु खेल योजना है जिसमें प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय देशों में आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ जो होंगे आपका हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था 1930 में। 2022 में अभी आप देखोगे कहां पर, बर्गिम में था, और 26 में ग्लासगो, यहां पर आप देखोगे 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब आगे आएंगे और खास तौर पर आपको 72 राष्ट्र और क्षेत्रीय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो भारत अब इसमें खास तौर पर शामिल होगा। तो ये देखने के लिए मिलेंगे कि 30 में क्या क्या चीजें होंगी। क्लियर? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी की सारी चीजें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ चैंपियन, इसको छोड़ सकते हैं आप, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। विशिष्ट चैंपियन ये छोड़ो, विश्व टेस्ट चैंपियन इसको भी छोड़ सकते हो आप। आईसीसी महिला क्रिकेट कप, ये विश्व कप जो रहा है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में जाकर के दक्षिण अफ्रीका को हराया और एक दिवसीय विश्व कप खिताब भारतीय महिलाओं ने जीता था। प्रथम संस्करण 1973 में इंग्लैंड में हुआ था, विजेता रही थी। 2025 में भारत और श्रीलंका खासतौर पर 13वें संस्करण की मेजबानी करी थी। और सबसे अधिक खिताब जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया 7 बार रहा है। भारत यह तीसरी बार आप देखोगे फाइनल था, जिसमें 2005 और 2017 के बाद 2025 में भारत खासतौर पर जीता था। तो ये महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, बाकी की तो बहुत सारी चीजें, आप कहां तक चीजों को देखोगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें नहीं। हाँ, अब हम जान लेते हैं, आपसे आ चुके हैं सरकारी योजनाएं, ऐसे निकाय कि जो जीआई टैग है। खासतौर पर मैं आपको बता देता हूं, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चेन्नई में स्थित जीआई टैग रजिस्ट्री भारत के विभिन्न राज्यों को, जीआई टैग इसको बोलते हैं बेसिकली, जो इंडिकेटर होता है ये पार्टिकुलरली किसी भी वस्तु को, उत्पाद को दिया जाता है ताकि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो सके, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके, उसका कंजम्पशन बढ़ाया जा सके, उसको वैश्विक बाजार में भी उसको खासतौर पर लाया जा सके या उसको पुनर्जीवित किया जा सके। तो इसके बेसिकली कई उद्देश्य होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो चर्चाओं में रहते हैं। देखो, राजस्थान का है नागौरी अश्वगंधा है। झारखंड मतलब कि उत्तराखंड का बात कर ले तो उत्तराखंड की है खासतौर पर बद्री गाय का घी है। उत्तर प्रदेश में बहुत है, जैसे मथुरा की जरी पोशाक है, मेरठ के बिगुल है, बनारसी सेनाई है, बनारसी आप देखोगे तबला है, और काला नमक चावल है, ये भी यहाँ पर है। सिक्किम में आपको लेपचा तुगबू है, लेपचा पुमलोंग पुलित है, ये बांसुरी आपको देखने के लिए मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी कई हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर परिसर के लिए जाना जाता है। खुजराव पत्थर शिल्प है, ग्वालियर पेपर मेशे शिल्प के लिए है, ग्वालियर पत्थर और शिल्प हस्तशिल्प के लिए, और पन्ना हीरा के लिए तो जाना ही जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, महाराष्ट्र में पैठनी साड़ियां हैं, यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग मदरिना और संतरा आपको मिल जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडरी खादी है। केरल में आपको मिलेगा कन्न डिप्पा है, जनजातीय शिल्प है। तमिलनाडु में बहुत है भाई। तमिलनाडु को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, आवश मुद्रम चेप्पू जिसको बोलते हैं, सामन खिलौने हैं यहाँ पर, और सूती यहाँ पर आप देखोगे बोरयूर, जो बोरयूर है ये सूती साड़ी है। नमक कल्लम और यहाँ पर मक्कलम जो पतिरंग पत्थर के बर्तन है यहाँ पर। यूरामल्ली चावल है यहाँ पर। इन सब के अलावा शक्करई है, और भी कई चीजें हैं, पान का पत्ता है, थोली आपको मलिका मलई यहाँ पर और भी देखने के लिए मिलते हैं।
तो ये जीआई टैग है जो अभी चर्चाओं में रहे, ये भी ध्यान में रखना है। इनके बारे में सबका मैंने आपसे चर्चा कर ली है। इतना ही ध्यान रखो, देखो ज्यादा नहीं, केवल फैक्ट को याद रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। हाँ क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। जोनल कल्चरल सेंटर्स बनाने के छात्र यहां पर बनाया जा रहा है, इसको भी छोड़ो, आप कोई इजाजत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ओके चलो इसको छोड़ो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। जो देखो अनिवार्य है, जो जरूरी है, बेसिकली वो चीजें कराएंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं उनको नहीं कराएंगे। हाँ कुछ इंपोर्टेंट्स रही हैं, सुर्खियां बटोरी है। जैसे धर्म की बात कर लें तो बुद्धिज्म मोस्ट है। मैं हमेशा कहता आया हूं आपसे, जब भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ो तो बुद्धिज्म पढ़ो, और मैं आपको बुद्धिज्म नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर क्या पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ तो मैं अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो फोकस करता हूं बुद्धिज्म, जैनिज्म और षड् दर्शन पर। देखो संस्थापक कौन रहे हैं, गौतम बुद्ध हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका जो जन्म था वो क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। पीपल वृक्ष की ज्ञान प्राप्ति इनको निर्माण प्राप्त हो गया था। कुछ स्थल हैं, जैसे लुम्बिनी में जन्म स्थल है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण, मतलब कि इनका मृत्यु हो चुकी थी, स्वर्ग प्राप्त हो गया थी। बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है, जैसे आप देखोगे बौद्ध धर्म में मूल 4 आप देखोगे सत्यों के बारे में बताया गया है। इन्होंने कहा मानवीय दुखों को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है, जो मध्यम मार्ग की बात करता है। बुद्ध धर्म खासतौर पर ईश्वर में विश्वास की बजाय ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर बल देता है। यह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है, लेकिन पूरी तरह से उसके रूप में नहीं, जैसा कि अन्य धर्मों में। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं आत्मा परमात्मा में यह विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय रहे हैं, ये ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आपके बनते रहे हैं, जैसे हीनयान, महायान, थेरवाद, ब्रजयान, युद्ध तांत्रिक आप देखोगे बौद्ध धर्म है, और अन्य उप संप्रदाय भी हैं। तो पहला देखते हैं हीनयान। इसका अर्थ होता है छोटा घड़ी, मतलब कि अधिक रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, और मुख्य रूप से पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको हीनयान। ये बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक समाज सुधारक के रूप में देखते हैं, एक ज्ञानी के रूप में देखते हैं। महायान बुद्ध को खासतौर पर आप देखोगे एक बड़ी गाड़ी के रूप में कहती हैं, और ये अधिक उदारवादी होते हैं। बुद्ध बोधिसत्व दिव्यांता में विश्वास करते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा इन्होंने बोली जाती है। जो थेरवाद है ये हीनयान का ही एक उपसहारा निकला है। किस जहां से निकला है, ये हीनयान से ही निकला है। ये कष्टों का अंत और निर्माण प्राप्ति, इसमें खासतौर पर विभजवाद, विश्लेषण और शिक्षा में विश्वास करता है, पाली भाषा का प्रयोग करता है। वही अगर हम ब्रजयान की बात कर लें तो ये ब्रजयान खासतौर पर महायान जो भाषा है उसी से निकला है। क्लियर, हाँ ये ब्राह्मणवादी वेदों पर आधारित अनुष्ठानों और बौद्ध को दर्शन के साथ जोड़ता है। मुख्य देवी इसमें आप देखोगे तारा है, और 17 तिब्बती भाषा का प्रयोग ये करते हैं। अन्य में अगर हम बात कर ले तो अन्य में आपको मिलता है सोतांत्रिक और सम्मति, जो महासंघी है, और गोकुलिका आदि के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। हीनयान किसका है, थेरवाद से निकला, जो थेरवाद है वो हीनयान से निकला, महायान से ब्रजयान निकला, और अन्य जो है तो है वो उप संप्रदाय है इनके, जिसको सोतांत्रिक और सम्मिलित, महासंगिक और गोकुलिका कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगति पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन प्रीलिम्स का पूछ लेता है। देखो कौन कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, जो कि 483 से अजातशत्रु, ठीक है, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। विनय पिटक और सुत्ता पिटक का यहां पर आप देखोगे पाठ किया गया था। दूसरी वैशाली में हुई थी लगभग 100 वर्ष के बाद में, 383 ईसा पूर्व में। इस समय जो संरक्षक शासक थे वो कौन थे, कालाशोक के शासनकाल में साबा कामी। यहां पर क्या हुआ था, आप देखोगे बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन हुआ, इसमें भिक्षु अनुशासन, जिसमें आप देखते हैं हीनयान महायान में। क्लियर, हाँ तो यहां पर आपको स्थरवादियों में और महासंघवादियों में विभाजन हो चुका था। तीसरी है पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, अशोक का टाइम पीरियड था। मोगलीपुत्र तिस्ती के शासनकाल में, मतलब कि अध्यक्ष रहे हैं इसके। और अभिधम्म पीटक का संकलन हुआ था, जैसे विनय पिटक, सुत्ता पिटक और उसके अलावा अभिधम्म पीटक आता है, उसी तरीके से ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद चौथी है आपकी कश्मीर में 72वीं ईस्वी में कनिष्क का शासनकाल था। वसुमित्र थे, हीनयान महायान के बीच में खासतौर पर इनका विभाजन हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें बौद्ध साहित्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो पहला ग्रंथ है आपका 3 ही है, सुत्ता पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये जो आपका सुत्ता पिटक है, यहां पर भिक्षुओं के उपदेश की बात की गई है। सुत्ता पिटक उपदेश की बात करता है, किसके लिए,
संग्रह उपदेश जो है, जो आपके इसके बुद्ध के, ठीक है। उसके साथ साथ विनय पिटक में भिक्षुओं के और भिक्षुओं के संघ के जीवन की बात करता है, और अभिधम पिटक में बुद्ध के दर्शन की व्याख्या और खासतौर पर इनको आगे लाने का प्रयास करता है कि भाई खासतौर पर इनके दर्शन की बात करता है। अभी क्या हुआ है, पिपरभा अवशेष पर खासतौर पर चर्चाओं में रहा है, तो पहली बार भी इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरभा अवशेष में भारत की वापसी हो चुकी है। ये खासतौर पर अगर हम बात कर ले 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम्स कलेक्शन पेप्पे द्वारा पिपरभा सिद्धार्थ नगर में प्राचीन के कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसमें कपिलवस्तु की मूल 8 स्तूपों से एक जोड़ा गया है। अंतिम संस्कार और विशेष रूप से आशंकों की बात भी की जाती है। राजगिरा, वैशाली, अल्लापुरम और इन सब के अलावा रामग्राम, पावा, कुशीनगर, बेदीपुर आदि हैं। मुख्य रूप से हड्डियों के टुकड़ों और सोप स्टोन, क्रिटिकली ताबूत, बलुआ पत्थर और संदूक और स्वर्ण आभूषण इत्यादि से, तो ये ध्यान में आपको रखना है बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसा इसमें है नहीं। ये भी चर्चाओं में था। बामियान जो है आपका क्लियर, हाँ ये देख लो कहां पर है, अफगानिस्तान की बामियान घाटी। ये चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि बलुआ पत्थर से उत्कीर्ण था ये 6वीं शताब्दी में, और ये गंधार कला शैली पर आधारित है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के निकट से जुड़ी हुई है। अभी क्या हुआ है, 2021 में इसको तालिबानी सरकार ने नष्ट कर दिया गया है, इसको ध्वस्ती कर दिया, इसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया गया इसको। यूनेस्को में मान्यता 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन अब भी ये सुरक्षित नहीं रहा है। उसके अलावा और देखते हैं क्या है चर्चाओं में। हाँ देखो जैनिज्म, आओ अब जैनिज्म, बुद्धिज्म देखा, जैनिज्म देखा, अब जैनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी क्या हुआ है, नवकार महामंत्र दिवस के रूप में अवसर में देशवासियों को बधाई दी है। अब ये खासतौर पर नवकार महामंत्र दिवस के बारे में क्या है, ये बेसिकली क्या है, आध्यात्मिक समरसता और नैतिक चेतना पर्व है, जो कि दिवस सामूहिक नवकार महामंत्र जाप के माध्यम से लोगों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। नवकार एक तरीके से महामंत्र जैन धर्म का सबसे पूज्य और सार्वभौमिक मंत्र है। तो ये पूछा जा सकता है मेरे लाल, हाँ मोस्ट है ये, क्योंकि वो पूछेगा कि अच्छा कुछ पूछ लेते हैं, नवकार जो महामंत्र है क्या है, किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से, क्यों, तो ये ध्यान में रखना है। ये जो आपके पंच परमेष्ठी को नमन करता है, जिसमें अरिहंत है, केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, सिद्ध है जिन्होंने 8 कर्मों का नाश और मोक्ष प्राप्त कर लिया है, आचार्य है जो कि महाव्रत का पालन करते हैं। जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलो देखो उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल के आसपास हुई है। संस्थापक 24वें महान शिक्षकों में से एक वंशावली रहे हैं, तीर्थंकर जो रूप से जाने जाते हैं। क्लियर, हाँ कौन, महावीर स्वामी प्रथम थे, ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर आप देखोगे वर्धमान रहे हैं। संप्रदाय की बात कर ले, जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कपड़े पहनते हैं और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं। वर्धमान महावीर की बात कर ले, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के वर्तमान उत्तरी बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, मातृ इनके आप देखोगे त्रिशिला लिच्छवी राजकुमारी चेतक की बहन थी, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने खासतौर पर अपना घर छोड़ दिया था, और केवल्य प्राप्ति इनको पूर्ण ज्ञान हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में। कौशल, मगध, शीतला, चंपा आदि क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के निकट खासतौर पर वर्तमान राजगीर के पास में इनका निधन हो चुका था। अनिकांतवाद खासतौर पर साहित्य जटिल होता है और एवं इसके कई रूप हो सकते हैं, कोई भी कर्तव्य सत्य का पूर्णतः नहीं दर्शाता है। जैन धर्म के सिद्धांत हैं, इन्होंने खासतौर पर शायदवाद की बात करी थी। कोई लोग आपने देखे होंगे कहते हैं, जैसे मैं भी कहता हूँ शायद ऐसा हो सकता है, तो शायद एक मतलब कि शायदवाद वो वहीं से निकला है जैनिज्म से। कोई भी कथन केवल एक विशेष संदर्भ में सत्य होता है, इस प्रकार यह किसी न किसी संदर्भ में सत्य होता है, या हो सकता है या कुछ संदर्भों में हो सकता है, तो शायद। न्यायवाद की बात कर ले तो यहां पर ज्ञान उस दृष्टिकोण मतलब कि न्याय पर निर्भर करता है जिससे वास्तविकता को दर्शाता है, तो न्यायवाद की बात करता है। इनके 5 महाग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, पहले 3 रत्न देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास की बात करते हैं। 5 महान ग्रंथ हैं इनके, सत्य मतलब कि सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलना। ब्रह्मचार्य, संयम जीवन से 25 वर्ष की आयु से पहले किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगाएंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, है ना, गलत कामों से दूर रहेंगे। क्लियर, हाँ। अहिंसा, हिंसा ना करना,
अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना, अस्त्य में चोरी ना करना। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है किंतु उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है, ध्यान में रखना। जैसे बुद्धिज्म जो है आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता लेकिन पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानता है, वैसे ही जैनिज्म क्या है, ये आत्मा में विश्वास करता है और परमात्मा में विश्वास करता है लेकिन परमात्मा का स्थान जिन से नीचे, जो आपके तीर्थंकर होते हैं इनसे नीचे रखा गया है। यह कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये तो ये कहता है कि कण कण में ईश्वर की प्राप्ति है, कण कण में कोई कण भी दिख रहा है ना आपको, ये भी है तो इसमें भी ईश्वर है, जैनिज्म ये कहता है। यह मानता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा होती है, ये जो है ना इसमें भी आत्मा है, ये कहता है इसमें भी आत्मा है, ये पानी है इसमें भी आत्मा है, सब में आत्मा है। क्लियर? हाँ। इसकी प्रमुख संगतियां हुई हैं, दो ही हुई हैं, जैसे 300 BC में हुई है, खासतौर पाटलिपुत्र स्थूलभद्र ने महावीर की शिक्षा के 12 अंगों में संकलित किया गया था। 512 AD में वैशाली में हुई थी वेद वर्गनी महावीर की शिक्षा का 11 अंगों के रूप में व्यवस्थित संकलन हुआ, क्योंकि अब तक 12वां जो है अंग लुप्त हो चुका था। तो ये सारी चीजें हैं, दो ही इनकी क्या हुई हैं, संगतियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब यहां पर क्या है, संथारा। संथारा क्या होता है सर? जैनिज्म की ही एक परंपरा है, इसमें क्या होते हैं, व्यक्ति आप देखोगे निर्वाण की प्राप्ति करता है, खासतौर पर अपने जीवन का परिग्रह कर देता है, तो कम समय में रहते 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 क्या कर देता है, अपने जीवन का त्याग कर देता है। जैसे खाना बंद कर देगा, है ना, उपवास की तरह उपवास रखेगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा। आप मान लीजिए 4 रोटी कोई व्यक्ति खाता है, उसको अब 3.5 देंगे, फिर उसमें कम करेंगे 3 देंगे, इस तरीके से ऐसी उसका कम करते रहते हैं और वो व्यक्ति एक स्थान पर पार्टिकुलर बैठा रहता है और फिर वो खासतौर पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं। यह जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से उपवास के माध्यम से जीवन का अंत करने का निर्णय लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना के समय ही इसका प्रचलन रहा और आगम में भी इसका उल्लेख मिलता है। अभी खासतौर पर इसमें क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे त्रिविहार, मतलब कि भोजन त्याग परंतु जल नहीं। इसमें त्रिविहार में क्या कर देते हैं, वो भोजन को त्याग देते हैं लेकिन जल का सेवन करते रहते हैं। चौह विहार में भोजन के साथ साथ जल का भी त्याग कर देते हैं। अब डिपेंड करता है वो कैसे। इसमें खासतौर पर जैन ग्रंथों के अनुसार में संथारा केवल तभी किया जाता है जब मृत्यु निकट हो या जब कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था या आप देखोगे किसी बीमारी या अकाल जैसी चरम स्थितियों के या धार्मिक कर्तव्यों के पालन से असमर्थ होता है, तो तब उसको संथारा में रख देते हैं। कानून की स्थिति की बात कर ले तो 2015 में राजस्थान कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संथारा को अवैध माना जाना चाहिए और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के बराबर माना जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये ध्यान में आपको रखना है, अभी ये है, अभी दिया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ये क्या है, महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझना। मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था, ये आपसे पूछा गया INS कोडिन और इसको कहते हैं टंकई। ये टंकई जो विधि है ये पूछ रहा है आपसे, टंकई। तो टंकई क्या है, एक शिप है, ध्यान रखना। प्राचीन काल में जहाज निर्माण की एक विधि है जिसको खासतौर पर टंकई पद्धति कहा जाता है। इसका क्या होता है, पहले ही देखो जब शिप बनाते हो तो आप पहले शिप बना करके क्या करते हो, बाहर का फ्रेम बनाते हो फिर अंदर का, लेकिन इसमें पहले अंदर का फ्रेम बना के फिर बाहर का बनाया जाता है। तो ये अजंता की गुफाओं में इसके चित्र मिलते हैं 5वीं शताब्दी में, तो इसलिए खासतौर पर जाना गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने करवा दिया था, लगभग 2000 साल पुराना है। टंकई जहाज निर्माण की एक विधि होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें कीले पीले नहीं होती हैं, बेसिकली ध्यान में रखना। हाँ, समुद्री विरासत के पुनर्जीवन के लिए अन्य सरकारी पहले हैं। प्रोजेक्ट मौसम है, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रोसेशन ये सागरमाला कार्यक्रम, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। प्रतीक और नाम अनुसूचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 सुप्रीम कोर्ट ने ओके, इसको हटाओ, आगे बढ़ते। आगम, ये मंदिरों में अर्चना और खासतौर पर पुरोहित नियुक्ति के संदर्भ में आगम। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की एक समिति की तमिलनाडु आगिम और गैर आगिम मंदिरों की पहचान का अनुरोध किया गया। तो इतना ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, कैलाश मानसरोवर ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है, ये ध्यान में रखो। अभी क्या हुआ, भारत और चीन 2019 से प्रतिबंध कैलाश मानसरोवर फिर से शुरू कर दिया गया, इसमें काम हो गया है। हाँ, कोविड-19 के बाद में क्योंकि फिर LAC पर गतिरोध हो चुका था, तो भारत और चीन जन जन विनिमय कर दिया गया था। तो यात्रा को 2 मार्गों से, जैसे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और नाथुला दर्रा सिक्किम, दोनों से आप आ सकते हो। क्लियर? हाँ, कैलाश मानसरोवर खासतौर पर ये कैलाश पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है और मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कही जाती है। कौन सी? मानसरोवर झील।
तीर्थ यात्रा तिब्बती श्वेता क्षेत्र में स्थित पश्चिम हिमालय की एक श्रृंखला में है और ये खासतौर पर धार्मिक, सांस्कृतिक और हिंदू जैन बौद्ध परंपराओं का एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो मैं एक चित्र बना देता हूं ताकि आपको ये कैलाश मानसरोवर यहां पर समझ में आ जाए। देखो कुछ इस प्रकार से, देखो मगर प्यार से। आप बोले सर आपकी ये बात तो सही लगती है मुझे। यहां पर है ये कैलाश मानसरोवर, यहां तो आप सिक्किम से भी जा सकते हैं इधर से भी और यहां से भी होकर के आ सकते हैं। तो दोनों जगह से ये इसके डायरेक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 120वीं वर्षगांठ बनाई गई है इसकी। सर्वेंट ये 1905 में पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी गोपाल किशोर गोखले के नेतृत्व में। महात्मा गांधी गोखले द्वारा इसको अपने राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो राष्ट्र की सेवा के लिए प्रशिक्षण थी, युवाओं को खासतौर पर इसमें लाया गया था। गैर राजनीतिक सांप्रदायिक थी, ये ध्यान में रखना, गैर राजनीतिक गैर सांप्रदायिक था। चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं की वापसी हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ सकते हैं। शारदा लिपि, शारदा लिपि आधारित प्रदर्शनी चिनार महोत्सव, पुस्तक महोत्सव, चलो छोड़ो इसको। लेकिन ध्यान में रखो, शारदा लिपि को थोड़ा सा ध्यान में रखो, यह ब्राह्मणी परिवार पर आधारित लिपि का लेखन है। यह संस्कृत लिखने के उपयोग में की जाने वाली एक प्रमुख लिपि है जो कहां पर होती है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। अफगानिस्तान में शारदा लिपि को गणेश की मूर्ति आप देखोगे उमा महेश्वर की और काबुल के पास में है। यह 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में शारदा पीठ मंदिर परिसर जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है उसके आसपास विकसित हुई थी। हालांकि आज केवल कुछ ही पांडुलिपियां जीवित बची हुई है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। यह हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, बिजदौर जो स्थल है 44, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आप इसको देख लेंगे एक बार, अभी मैं इस पे चर्चा कर दिया हूं, तो अब मुझे लगता है इसका पीपीटी मिल जाएगा, उसको आप वहां पर देख लोगे कौन कौन से। ये बेसिकली ध्यान में रखना 44 में कौन सा था। हाँ कुछ बंदरगाह है तो इनको बता देते हैं जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। देखो प्राचीन बंदरगाह है, ये पूछे जाते हैं, जैसे मुजरिस बंदरगाह, ये मुजरिस, और पूछ लिया आपसे मुजरिस और पुपुहार ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बंदरगाह है। ये केरल के मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और पहली शताब्दी के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। जो काली मिर्च, काली मिर्च को खासतौर पर क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। अर्धकीमती पत्थर, हाथीदांत, मोती यहां से निर्यात होता था। बंदरगाह दक्षिण भारत को फारस और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और मध्य सागरीय ग्रीक रोमन व्यापारी विश्व से जोड़ता था। और प्लिनी द एल्डर के लेखों में आप देखोगे प्लेरीप्लस ऑफ द एग्रीथीनियस सी के नाम से भी इसको जाना गया। उसके बाद आता है आपका, तो ध्यान रखना है, मुजरिस जो बंदरगाह है कहां पर है, केरल में, मालाबार पर। उसके बाद आता है आपका पुपुहार, ये कावेरी पट्टम में बंदरगाह जो नदी पर आधारित है। चोल बंदरगाह नगर था, ये तमिलनाडु के कावेरी के मुहाने पर अवस्थित है। चोल साम्राज्य की दूसरी कैपिटल हुआ करती थी। ये संगम काल के समुद्री व्यापार के 5 प्रमुख केंद्रों पर बंदरगाह दक्षिण भारत की विदेशी बाजारों को जोड़ता है। इसमें मोती, मसाले आदि का व्यापार होता था। मणि मेखलई में इसका निर्माण मिलता है और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई में इसकी रचना के काल में आपको चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फिर ये विद्यार्थी, ये आपको क्या है बेसिकली ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या है, इजी वे में इसका राइट आंसर आपको क्या है दे देना है। क्लियर हुआ, बोलो यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा बाल कैसे हो गए मेरे, बाल कैसे मांग बिछन गई। हाँ टीचर की देखो मांग वांग थोड़ी बनी रहनी चाहिए। ये बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है। तो बताओ यहां तक चीजें आपकी क्लियर होगी कि नहीं, बाकी चीजें सब बाद में मांग पंग करती रहेगी, कहीं नहीं जाते हैं मांग काढ़ के, यहीं पर ही तो पढ़ाना है आप सभी को। तो बताओ यहां तक चीजें क्लियर हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ चलो पूरा तो करवाएंगे चाहे जो हो। आओ जरा, भारत के प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन बंदरगाह हैं। देखो यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो आपसे प्राचीन बंदरगाह से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो ये ट्रेंड है। आओ जरा देख लो कहां कहां पर है, कौन कौन से। गुजरात में है आपका जिसको बोलते हैं ब्रग, जो इसको बिरगू कक्ष बोलते हैं, जो बैरीगाजा भरूच में आपको मिलेगा। पश्चिम बंगाल में है ताम्रलिप्ति, जो इसको तामलुक भी कहते हैं। ओडिशा में ध्यान रखना चरित्रपुर, उसके अलावा पालपुर,
दंतपुर और इसके अलावा है कलिंगपट्टनम। आंध्र प्रदेश में है आपको घंटासाला, मोटुपल्ली, मछलीपट्टम। पंडिचेरी में आपको देखने को मिलेगा अरिकामेड्डू। महाराष्ट्र में आ जाओ, यहां पर आपको मिलेगा कल्याण, जिसको बोलते हैं कैलियना, सुपारा, सोपारा भी कहते हैं इसको, समीला, चोल, धाबोल, विजयदुर्ग, राजापुर। इन सब के अलावा कर्नाटक में है मंदागोर, जिसको मंगलोर भी कहा जाता है, मंदागोर को। तमिलनाडु और केरल की बात भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में आपको केरल में मिलता है जिसको बोलते हैं टिंडस और मुजरिस, जिसको मुचिरी बोलते हैं। तमिलनाडु में पुहार या फिर कावेरीपट्टनम, कगोरई और तांडी, खास तौर पर आपको एक और मिलता है निरपेरू। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भारत के जो पारंपरिक जो फसल कटाई नववर्ष उत्सव मनाए जाते हैं वो भी देख लो। तो कौन कौन से हैं, देखो फसल उत्सव। पहला क्या है सर? हिमाचल प्रदेश में है माघ साजी, कश्मीर में है सिसुर संक्रांत, पंजाब में होती है बैसाखी और लोहड़ी, उत्तर प्रदेश में तो मकर संक्रांति खिचड़ी, असम में बिहू। इन सब के अलावा अगर हम देखें, मणिपुर में आता है आपका सिजुबू चरईरोबा, पश्चिम बंगाल में है आपका पोइला बैशाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में है आपकी उगादी, तमिलनाडु में है पोंगल और विशु, केरल में है आपका विशु और मकर विलुक्कू, और महाराष्ट्र गोवा में है आपकी गुड़ी पड़वा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुड़ की टिक्की बनाते हैं लोग। मकर संक्रांति, उत्तरायण, यह है पूरे भारत में पारंपरिक फसल उत्सव के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य नाम है चेंदी चढ़। ये पूरे भारत में सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक नववर्ष उत्सव है चेंदी चंड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली हमने आपका पीटी 365 अगर आप देखोगे कंप्लीट करा दिया है। बोले सर बिल्कुल हाँ। तो ये था आपका आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, किससे संबंधित? आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपका पीटी 365 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है प्रिय विद्यार्थी। आपको सेशन कैसा लगा? ये पूरा आर्ट एंड कल्चर आज हमने आपके साथ में क्लियर कर दिया है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे ही आपके अन्य सेशन आएंगे, जैसे ही आपकी अदर पीटी 365 आएगी, उसी तरीके से हम क्या क्या कराएंगे, उसी तरीके से पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आपके साथ में करा देंगे। क्लियर? हाँ। तो अब तक हमने 4 कर ली हैं, 4 कर लिए, इकोनॉमी की कर ली है, उसके साथ साथ आप देखोगे इन्वायरमेंट की कर ली है, बायोटेक्नोलॉजी कर ली है और आर्ट एंड कल्चर की कर ली है। तो चारों के वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उनको भी देख लीजिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में, किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय।